प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अब देखो, सॉल्यूशन की डेफिनेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि अगर कोई बच्चा पहली बार भी पढ़े तो वो सारी बातों को समझ जाए। मैं चाहूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके नोट्स आप खुद बनाओ, क्योंकि पेपर में इतना दिन नहीं है, तो प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाएगी। सुनना है और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट्स में लिख लेना है। मैं 1 मिनट का टाइम भी दूंगा लिखने के लिए। अगर हम बात करें कि भाई क्लास 12th केमिस्ट्री में अगर हम चैप्टर 1 की बात करें प्यारे बच्चों, तो चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे देश के 90% स्कूल्स में फॉलो किया जाता है, ऑलमोस्ट 99% स्कूल में। इवन आईएससी बोर्ड, पीसैब बोर्ड, पंजाब बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, आसाम बोर्ड है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता सिलेबस है। तो चैप्टर में अगर बात करें, सबसे पहले ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा डेफिनेशन की सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। सॉल्यूशन की डेफिनेशन हर बच्चा जानता होगा। सॉल्यूशन क्या होता है? कहते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या मतलब है? जैसे कि नमक और पानी, नमक और पानी का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जब पानी के अंदर हम नमक डालते हैं तो नमक गायब हो जाता है। तो ऐसा मिक्सचर कैसा मिक्सचर? जैसे नमक और पानी, क्योंकि उसमें नमक गायब हो जाता है तो उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। चीनी और पानी भी होमोजीनियस मिक्सचर है। चीनी और पानी भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जब पानी के अंदर चीनी को डालते हैं चीनी गायब हो जाता है। तो सॉल्यूशन बेटा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। उसके अंदर दो चीजें हो सकती है या दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि भाई हमने चीनी और पानी मिला दिया तो दो चीजें हैं। हमने चीनी, पानी, नमक मिला दिया तो तीन चीजें हैं। तो दो चीज भी हो सकता है, तीन चीज भी हो सकता है, चार भी हो सकता है ना। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो या मोर सब्सटेंसेस का। लेकिन हमारे सिलेबस में प्यारे बच्चों दो सब्जेक्ट का ही है। अगर हमारे सिलेबस में दो सब्जेक्ट, मतलब हमारे सिलेबस में दो चीजों का ही है, दो सब्सटेंस का ही है, कि आप नमक और पानी ले लो या चीनी और पानी ले लो। हमारे सिलेबस में बेटा दो चीजों को लेके हमें पढ़ना है। तो पहले चीज को हम सॉल्यूट बोलते हैं प्यारे बच्चों, और दूसरी चीज को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से हमारा सॉल्यूशन बनता है। जैसे सॉल्यूट का अगर मैं एग्जांपल लूं, चीनी, चीनी हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, और सॉल्वेंट जैसे हमारा पानी। तो चीनी वो होता है जो स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल मतलब थोड़ा बहुत, सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो स्मॉल अमाउंट में हो। सॉल्वेंट वो होता है बेटा जो लार्ज अमाउंट में हो, लार्ज, है ना। तो बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। हमें पढ़ना है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो चीजों को मिलाया जाता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। फटाफट से नोट करो, अगर आपके पास टाइम है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहा है, अगर आपको चीजें समझ में आती है तो कमेंट करो, सर मेरा नाम यह है और मुझे ये समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है? पहला होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसको W/W बोलते हैं। W/W का मतलब होता है वेट बाई वेट। अगर कभी भी आपको मास परसेंटेज निकालना है प्यारे बच्चों, कभी भी जीवन में अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो जिसका भी निकालना है, जैसे मुझे सॉल्यूट का निकालना होता है, हम सॉल्यूट का निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मास परसेंटेज। और प्यारे बच्चों के एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे 12% शुगर, तो 12% शुगर का क्या मतलब होगा? या कभी ऐसा दिखाई दे आपको 12% W/W, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 12% को आप 12 ग्राम मानेंगे, 12% मींस 12 ग्राम, तो 12 ग्राम शुगर। और बेटा परसेंटेज के अंदर टोटल होता है 100। तो अगर कभी ऐसा लिखा है 12% शुगर, तो हम ऐसा समझेंगे, हम क्या समझेंगे कि 12 ग्राम चीनी है, सॉरी, हम ऐसा समझेंगे 12 ग्राम चीनी है 100 ग्राम के अंदर। तो ये बेसिक मतलब होता है ना। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नीचे वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि 12% का मतलब 12 ग्राम, 12% का मतलब 12 ग्राम, और परसेंटेज में टोटल होता है 100। और कभी भी किसी का मास परसेंटेज निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, इनटू में 100। बहुत ही बेसिक है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको बस फॉर्मुला पता होना चाहिए। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म में प्यारे बच्चों अगला टॉपिक होता है वॉल्यूम परसेंटेज। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको पढ़ के छोड़ देना है। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज अगर कभी भी हमें निकालना हो ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर लिखेंगे, हम सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर लिख देंगे, टोटल वॉल्यूम नीचे लिख देंगे, इनटू में कर देंगे 100। हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऊपर लिखा है, हमारे लिए बेटा जो नीचे लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कभी कोई ऐसे लिख दे 25% इथानॉल, ऐसे लिख दे 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब 25% है वॉल्यूम के हिसाब से, तो इसका मतलब क्या होगा ये समझा। 25% को आप 25 ml लिख सकते हो, और परसेंटेज का मतलब होता है टोटल 100। तो 25% इथानॉल का मतलब होगा 25 ml इथानॉल 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है। ऊपर वाली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए नीचे वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, अब ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, ये पूरा 11th का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपसे कोई कहे पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो सेम मास ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर लिखना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखना है, और मल्टीप्लाई में बेटा 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 6, जिसको हम मिलियन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी कभी पीपीएम निकालना हो तो सॉल्यूट का मास ऊपर, टोटल मास नीचे, इनटू में आप 10 की पावर 6 करेंगे तो आप पीपीएम आसानी से निकाल लेंगे। अगेन ऊपर वाली चीज हमारे काम की नहीं है, हमेशा हमारे काम की नीचे वाली चीज होती है। देखो कैसे, अगर हम 5 पीपीएम की बात करें, तो ये जो 5 पीपीएम है इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, और पीपीएम मिलियन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो जो नीचे चीजें लिखी है उसका मीनिंग है
ऊपर वाली चीज बहुत बेसिक है, कभी भी पेपर में नहीं आता, ये 11th क्लास में आता था, लेकिन फिर भी हम पढ़ के चलेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती होने का चांस ना हो। फिर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मोलैरिटी। 12th क्लास में मोलैरिटी का इस्तेमाल होता है, तो फिलहाल हम मोलैरिटी को बहुत बढ़िया से समझते हैं कि मोलैरिटी क्या है। देखिए, मोलैरिटी का सबसे पहला जो आपको बात समझना है, कैपिटल एम, इसका सिंबल बेटा कैपिटल एम होता है। कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर मोलैरिटी, कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर मोलैरिटी। दूसरी बात, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या बनाई गई, बोला गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, जिनको नहीं पता मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन भी लिखा करते हैं या सिंपल एन लिखा करते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको ऊपर लिखना पड़ता है गिवन मास। अभी मैं इसके ऊपर एक टॉपिक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप समझ जाओ, गिवन मास और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा इस प्रकार से हम निकालते हैं मोल्स। तो आपको मोल्स निकालना है सॉल्यूट का, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, खास करके आपको एमएल में मिलेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में, और इनटू में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको एमएल में दिया होगा। अगर कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको एमएल में नहीं दिया है, मैं आपसे ये बोलता हूं कि मान लीजिए यहां पर एमएल नहीं लिखा हुआ है, यहां एमएल नहीं लिखा है, तो यहां 1000 भी नहीं होगा। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कभी एमएल में दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कभी एमएल में दिया है, तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मैं छोटी से छोटी बात को आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन में मोलर मास, जो कि फ्यूचर में हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल प्यारे बच्चों, अगेन आई एम सेइंग, ऊपर वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th में आप पढ़े होंगे, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा और अभी मैंने पढ़ा दिया। हमेशा नीचे की चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखोगे तो मैंने लिखा है 1.5 MSCl, इसका फुल फॉर्म समझो। जब भी 1.5 और कैपिटल एम लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, जैसे मतलब 10 कैपिटल MSCl, तो इस कैपिटल एम के हिसाब से इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है 1.5, जैसे हमने 10 लिख दिया, कुछ भी हो सकता है, इस 1.5 की जगह पर 10 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 1.5 MSCl का मतलब होगा कि 1.5 मोल सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस कोड वर्ड का मतलब आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो प्यारे बच्चों, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, कि ये जो मोलैरिटी है, जो कैपिटल एम है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये हमें समझना है। देखिए, अगर नीचे का बढ़ जाए तो ऊपर का घट जाएगा। देखो, वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा बेटा तो मोलैरिटी घट जाएगा, तो टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। 1 मिनट का टाइम लेके नोट्स बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल एम, और मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है समझ लेना। मोलैरिटी की बहुत बेसिक डेफिनेशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करना है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा ग्राम में है, ग्राम में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये सबको पता होना चाहिए। 1000 तभी आता है जब नीचे ग्राम हो। सो अब यहां पर दोबारा, जैसे मैं हर बार कह रहा हूं, ऊपर की चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे की इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी ने लिख दिया 0.8 स्मॉल m NaCl, तो इसका क्या मतलब होगा कि 0.8 मोल सॉल्यूट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अब एक मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 3 कैपिटल M का मतलब क्या है और 3 स्मॉल m का मतलब क्या है। ये NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, 3 स्मॉल m मतलब मोलैरिटी। इसका फुल फॉर्म लिखना है बेटा, फुल फॉर्म, इनके फुल फॉर्म लिखना। आप, मैंने कैपिटल M भी सिखा दिया आपको, स्मॉल m भी सिखा दिया है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। आगे बढ़ते फटाफट प्यारे बच्चों, आप नोट कर सकते हैं इसको, और जिसको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करते रहना कि मुझे समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों, 6th पॉइंट है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं। देखिए लीजिए, अगर मान लीजिए आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक बात तो तय है कि इसके अंदर आप A डालेंगे और B डालेंगे। तो हमने कहा कि A के लिए है Na और B के लिए है Nb। तो यहां पर Na है मोल्स, A के मोल्स, Nb है B के मोल्स। तो A और B को मिला के हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल होता है X की तरह, X। और मुझे किसी ने कहा कि मुझे XA निकालना है, यानी मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है। मुझे किसी ने कहा कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है। तो A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है फॉर कंपोनेंट A, अगर आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर आपको A के मोल्स लिखने पड़ेंगे और नीचे A और B दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बेटा B के मोल्स आपको ऊपर लिखने हैं, A प्लस B के नीचे लिखना है। इस प्रकार से XA और XB आप निकाल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि अगर हम A के मोल फ्रैक्शन और B के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमेशा 1 के बराबर आता है। प्लीज इसे नोट करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट जरूर करना कि हां सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा नाम ये है। प्यारे बच्चों, नॉर्मेलिटी जनरली NCERT के अंदर नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार पढ़ेंगे। अगर आपको कभी भी नॉर्मेलिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी मतलब N, तो आपको सबसे पहले मोलैरिटी पता होना चाहिए। मोलैरिटी, आपको अगर मोलैरिटी पता है
तो उससे मल्टीप्लाई करना है या तो एसिडिटी को या तो बेसिसिटी को। पर आप बोलोगे ये सब मुझे पता ही नहीं है। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि H2SO4 के लिए मोलैरिटी की वैल्यू 4 है, 4 यूनिट। H2SO4 के लिए मोलैरिटी 4 है, तो उसने हमें बोला कि भाई तुम नॉर्मेलिटी निकालो। तो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी निकालना हमें आता है, मोलैरिटी हम निकाल सकते हैं या फिर क्वेश्चन में हमें दिया होगा। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है। मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करना है या तो एसिडिटी से या बेसिसिटी से। एसिडिटी क्या होता है बेटा? एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+, कितने H+ मिल सकते हैं, और बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH-। तो आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर H+ मिल सकता है, OH नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर या तो एसिडिटी से मल्टीप्लाई करोगे या बेसिसिटी से। इस क्वेश्चन में एसिड है तो हम एसिडिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा देखो, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मोलैरिटी को एसिडिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं कहूंगा मोलैरिटी जो मेरा 4 है बेटा, मोलैरिटी मेरा 4 है, और जो मेरा एसिडिटी है, एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन। तो यहां पर 2 H+ मुझे मिल सकता है, यानी यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू 8 आ गई प्यारे बच्चों। तो हमने इससे क्या सीखा? हमने ये सीखा प्यारे बच्चों कि नॉर्मेलिटी निकालना बहुत आसान है, बस आपको OH- का पता होना चाहिए या तो आपको H+ का पता होना चाहिए। दोबारा एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, तो जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो तो चिल करो, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो आईएससी के हैं या किसी और बोर्ड के बच्चे हैं तो उनसे पूछा जा सकता है, और वैसे भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम काम की बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बेटा ये होता है डाइल्यूशन इक्वेशन। अब ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको समझा देता हूं। दोबारा बोल रहा हूं, 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तगड़ी तरीके से, तो ये भी मैं ऐड करवाता हूं। देखिए ये क्या है, डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है M1 और जिसका वॉल्यूम है V1। बेटा यहां पर कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है, V1 का मतलब वॉल्यूम है। आपने इसके अंदर डाइल्यूशन किया। बेटा डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आपने इसके अंदर पानी डाल दिया है। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी डालना। आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, H2O डाल दिया। तो H2O डालने की वजह से क्या होगा बेटा, अब इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V2, और वॉल्यूम चेंज होगा और मोलैरिटी भी चेंज होगी, मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो डाइल्यूशन इक्वेशन क्या कहता है, जब भी आप पानी डालोगे तो पहले का जो होगा मोलैरिटी और पहले का जो वॉल्यूम होगा वो बाद के मोलैरिटी और बाद के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसी को डाइल्यूशन लॉ कहा जाता है। प्यारे बच्चों, डाइल्यूशन के अलावा अगर पेपर बहुत कठिन बन जाए तो ऐसा क्वेश्चन भी मजे मजे में आपसे पूछ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 सॉल्यूशन होगा, एक की मोलैरिटी M1 है, दूसरे की वॉल्यूम V1, मतलब मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, फिर मोलैरिटी M2 और इसकी वॉल्यूम V2, और इनको हमने आपस में मिला दिया। तो आपस में मिलाने से क्या होगा, एक नया सॉल्यूशन बनेगा। इस नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी M3 होगी, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 होगा। तो प्यारे बच्चों, M1 V1 यानी पहले वाले को जब दूसरे वाले में ऐड करेंगे तो हमें तीसरा मिलेगा, हमें मिलेगा तीसरा M3 V1 प्लस V2, यानी M1 V1 प्लस M2 V2 गिव्स M3 V1 प्लस V2। आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली प्यारे बच्चों, वी हैव रीच्ड अ क्वेश्चन जो 5 नंबर में एग्जाम में आ चुका है 12th के क्वेश्चन में। वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक पढ़ा है वो सभी बात को आप समझ जाओ। ये क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। कह रहे कि भाई ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, जिस पर 10% लिखा हुआ है। अब बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है कि ये परसेंट W/W का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 ग्राम इन टोटल 100, यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस 10 ग्राम, देखो ये जो सॉल्यूशन है इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, और टोटल अगर 100 है, टोटल 100 ग्राम है, तो बताओ अगर 10 ग्राम सॉल्यूट है, टोटल 100 है, तो 90 ग्राम हमारा पानी होगा, H2O पानी होगा ना। सोचो 10 ग्राम सॉल्यूट, 90 ग्राम पानी होना चाहिए, तभी तो हमारा टोटल 100 ग्राम होगा। तो उसने बोला है कि 10 ग्राम सॉल्यूट है और टोटल 100 है, तो हम ऑटोमेटिक अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी उसमें कितना होगा। 10 ग्राम सॉल्यूट, टोटल 100, मतलब 90 ग्राम हमारा सॉल्वेंट होगा। तो देखो ये बहुत काम आता है। मैंने कहा था नीचे वाला ही हमारे काम का है, ऊपर वाले काम का नहीं है। तो आप देखो डेंसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है, इसकी बात भी हम करेंगे। पर फिलहाल क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपको मोलैरिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम तीनों को समझेंगे। अब प्यारे बच्चों, मैंने स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, आपको मैं सब कुछ समझाता हूं स्टेप वाइज, एक एक करके समझेंगे, तीनों सारे सॉल्यूशन को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे देखो भैया, ये जो 10% W/W लिखा है तुमने, 10% W/W, इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम के अंदर, यानी जो हमारा पानी होगा, पानी वो कितना होगा, वो 90 ग्राम होगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है और 10 ग्राम आपका ग्लूकोज है, तो पानी 90 ग्राम होगा। यानी कि हमने टोटल में से सॉल्यूट को माइनस किया तो हमें सॉल्वेंट मिल गया, पानी मिल गया, पानी। ओके जी। फिर हम कहेंगे देखो भैया, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। देखिए बेटा, ये एग्जाम में हमेशा दिया होगा, जैसे उसने बोला ना कि ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो आपको एग्जाम में हमेशा दिया होगा कि ग्लूकोज का मास कितना है। एग्जाम में ये हमेशा दिया होता है बेटा, तो ये गिवन डाटा है, एग्जाम में दिया ही होता है, तो ये आपको दिया होगा कि भाई ग्लूकोज का मोलर मास इतना है। ठीक है जी। अब डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, तो हमें डेंसिटी दिया है, हमें ये सब इंफॉर्मेशन पता है। अब अपने हम पहले क्वेश्चन पे आएंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा मोलैरिटी।
तो मोलैलिटी के लिए हमें निकालना पड़ता है पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो चलो एक बार मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, तो सॉल्यूट का मास था 10 ग्राम, गिवन मास है 10 ग्राम, ग्लूकोज 10 ग्राम है, और मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम है, जो क्वेश्चन में दिया होता है, हमेशा एग्जाम में देंगे आपको। तो गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, तो ये बेटा हमारा मोल्स हो गया। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया और ये पुट कर दे, देखो 10/180, तो ये बेटा मेरा मोल्स है, मोल्स, ये हो गया मोल्स। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब है पानी, और पानी का मास है बेटा 90, तो ऊपर हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट 90। और जैसा कि हमारे क्वेश्चन ग्राम में चल रहा है, ग्राम में, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने किया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू 0.62 स्मॉल m इसका सिंबल है, तो 0.62 आपको मिल जाएगा मोलैलिटी। अब देखो भाई, मेहनत तो आपको ही करनी है, मैं बस आपको गाइड कर सकता हूं, कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, क्वेश्चन कैसा आता है वो बता सकता हूं, और क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता सकता हूं। तो यहां से बेटा हमने पहला क्वेश्चन अपना खत्म किया। अब प्यारे बच्चों आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपको मोलैरिटी का जो डेफिनेशन है बेटा, ये देखो, मोलैरिटी का जो डेफिनेशन है वो ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन का, वो मैं आपको समझा दूं। प्रॉब्लम ये है कि मोल्स तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें मोल्स की कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है, ये वाली चीज हमें नहीं पता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जैसा आप जानते हो हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम डेंसिटी से हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी की हेल्प से पहले हम वॉल्यूम निकाला करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम ध्यान से समझना, हम बोलेंगे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का एक फॉर्मुला होता है डेंसिटी के साथ, कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा जी, यानी मैं वॉल्यूम डेंसिटी की हेल्प से निकालूंगा, तो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 है, वो हम बात कर चुके हैं, टोटल मास 100 है, अपॉन में डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी हमारा 1 है, 1 पॉइंट या 1 है, ठीक है, 1 से हम डिवाइड कर देंगे। डेंसिटी कितना रखा था, 1 दे रखा है ना, यहाँ कैलकुलेशन में मिस टाइप हो गया है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। हमारा डेंसिटी बेटा 1 है, तो हमारा जो आंसर आएगा 100 के आसपास आएगा। मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये हमारा 100 ml आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा बेटा 100 ml आ जाएगा वॉल्यूम। ओहो क्या बात है सर, यानी जब भी मुझे डेंसिटी दिया होगा तो वॉल्यूम का ये फॉर्मुला होता है, मास अपॉन में डेंसिटी वॉल्यूम होता है। अब यार बच्चों हमें मोलैरिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए। मोल्स तो हम निकाल चुके 10/180, 10/180 हमारा मोल्स हो गया। हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ml में हमारा काम चल रहा है, ऊपर 1000 भी आ गया। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम मैंने जैसा आपको बताया वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा 100 हमारा वॉल्यूम आ रहा है। तो इस सबको सॉल्व करके हमारा आंसर 0.6 के आसपास आएगा, कैपिटल M में। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे काम हो रहा है। यानी हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं अगर हमें डेंसिटी दिया हो, क्योंकि डेंसिटी की हेल्प से निकल जाता है वॉल्यूम, और मोल्स निकालना आसान है, और वॉल्यूम निकल गया तो काम हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो हमने इजीली कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अगर मुझे पहले तो मैं NB निकाल लूंगा, तो NB मतलब सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के लिए कितना आएगा, गिवन मास 10 और मॉलिक्यूलर मास है 180, तो ये कट करके हमारा 1/18, तो 1/18 जो भी है ये रहा, देखो 10/180 का आएगा 0.056। तो हमने मोल्स निकाल लिया ग्लूकोज का। दूसरा क्या है, पानी, फिर हम मोल्स निकालेंगे वाटर का। वाटर का मोल्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल्स ऑफ A। तो गिवन मास, पानी है 90 ग्राम, पानी 90 ग्राम है, और पानी का जो H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 होता है, 18 गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर, गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर, प्यारे बच्चों कट करोगे आएगा 5। बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने दोनों के मोल्स निकाल लिया, इसके और इसके मोल्स निकाल लिए। अब मान लो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैं बोलता हूं मोल फ्रैक्शन B का निकालना है, तो आप B के मोल्स ऊपर लिख दो। B के मोल्स कितने हैं, 0.056, 0.056 ऊपर लिख दो, और टोटल नीचे, टोटल नीचे का मतलब है कि इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो, 5 + 0.056। तो आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पे लौटे, तो क्वेश्चन ये था कि सॉल्यूशन है 10% दिया हुआ है, डेंसिटी उसका दिया हुआ है, आपको मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। बहुत सिंपल चीज है बेटा, दिमाग लगाना है और खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल मैं ही आपके घर पे आके प्रैक्टिस कराऊं, ऐसा संभव नहीं है। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको सिखा सकता हूं, टेक्निक बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, बस। सो प्यारे बच्चों, अब अगला टॉपिक है हमारे पास है सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब वही सॉल्युबल कराना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये समझाऊंगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझाऊंगा, हमें सॉलिड और गैस के बारे में पढ़ना है। अगर हम प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की बात करें, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, अभी हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। पहले हम लिक्विड को पढ़ेंगे, बाद में गैस को पढ़ेंगे, यानी कि चीनी को पानी में डाल रहे हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी का पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है समझिए। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि आपके पास 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी में आप कितने चम्मच चीनी डाल पाओगे, 100 ग्राम पानी में आप कितने चम्मच चीनी को घुला पाओगे, वही सॉल्युबिलिटी है। जैसे मैंने 100 ग्राम पानी में 2 चम्मच चीनी को घुला दिया, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 2 चम्मच। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व, कितना अमाउंट ऑफ डिसॉल्व कर सकते हैं, वही सॉल्युबिलिटी है। अब प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए
अगर हम टेम्परेचर की बात करें प्यारे बच्चों, तो आमतौर पर इंक्रीज विथ टेम्परेचर, अगर चीनी को मैं गर्म, अगर चीनी और पानी को गर्म करूं, पानी को गर्म करूं और चीनी डालूं, तो जल्दी जल्दी घुलेगा, यानी कि गर्म करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो लिखा है कि आमतौर पर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर, सॉल्युबल होना टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। डिक्रीज फॉर Li2SO4, C2SO4 थ्राइस। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं ग्राफ, तो अगर हम नमक की बात करें, नमक, तो जैसे ये सॉल्युबिलिटी देखो, नमक के लिए ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, नमक, नमक को गर्म करेंगे पानी के अंदर तो नमक जल्दी जल्दी घुलेगा, लेकिन कुछ कुछ के लिए घटता भी है। जैसे हमने कहा देखो इसके लिए घट रहा है, इन दोनों के लिए घट रहा है, देखो Li2SO4, Cu2SO4 के लिए घट रहा है। और प्यारे बच्चों कुछ ऐसा भी एक्सेप्शन होता है कि Na2SO4 ये पहले इंक्रीज होता है, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है फिर घटती है, क्योंकि ये हाइड्राइट्स बनाता है, हाइड्रेट्स बनाता है ये। अब तुम बोलोगे ये सब हमें समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बोल रहा हूं, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी से ऊपर बढ़ के पढ़ा रहा हूं। बस याद रखो कि Na2SO4 जो है इसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है, सॉल्युबिलिटी फिर बढ़ती है फिर घटती है। रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स, ये हाइड्रेट्स के रूप में होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और फिर घटती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ के भी घट सकती है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल मतलब नहीं होता, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं। हम सॉलिड को ऐसे दबा नहीं सकते या लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, हम ऐसा मानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर मैं चीनी को ऐसे दबाऊंगा तो चीनी घुल जाएगा अपने, जैसे मान लो ये चीनी, पानी में चीनी है और मैं वहां पर प्रेशर दबा रहा हूं, तो प्रेशर से चीनी घुलने नहीं लग जाएगा, वो टेम्परेचर से ही घुलेगा। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि प्रेशर से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आपके एमसीक्यू और सर्टेन रीजन में काम आएगा। समझ में आ गया तो कमेंट कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। अब देखो डेंसिटी वाला टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया कि डेंसिटी से हम मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है 2012 का, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। डेंसिटी वाला क्वेश्चन है और मोलैरिटी कहते हैं, 92 ग्राम सॉल्यूट है, सब कुछ यहां दिया हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप प्लीज इंटरनेट का सहारा लो, लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर करना, ये आपके प्री बोर्ड में आ सकता है। फाइनल एग्जाम में आने के चांस नहीं है इसके, पर प्री बोर्ड में आ सकता है। और दूसरी बात ये कि हमें आए ना आए अपने हिस्से की मेहनत करनी है, और जो ऑनलाइन देख रहा है प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना, अपना नाम लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो प्यारे बच्चों प्लीज, एक मन में आया कि आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझा दूं। देखिए जब एक सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। तो बेटा जब सॉलिड और लिक्विड मिलता है, चीनी और पानी जब मिलता है, या कह सकते हो कि जो चीनी है, चीनी लिक्विड में जब जाता है, जब हमारा चीनी लिक्विड में जाता है तो उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं, डिसोल्यूशन। अब बेटा सॉल्यूशन के अंदर, तो मैंने क्या सिखाया आपको कि सॉलिड जब लिक्विड में जाता है या चीनी जब पानी के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। और जब सॉल्यूशन बन जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं चीनी के। जब ये पानी के अंदर आप देखोगे तो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जो आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल है, आंख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल तो है। कई बार ये पार्टिकल, या हमेशा ही कहे, ये पार्टिकल आपस में टकराते हैं और टकरा के जाते हैं जम, इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा, ये आपस में टकराते हैं, पार्टिकल टकरा के इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा याद रखना, डिसोल्यूशन यानी कि सॉलिड का लिक्विड में घुलना और सॉलिड पार्टिकल का आपस में टकराना, क्रिस्टलाइजेशन, इन दोनों के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो प्लीज आपके एमसीक्यू, असर्शन रीजन में और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। सो फाइनली प्यारे बच्चों हमारे पास टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब प्यारे बच्चों ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या है, मैं एक बार आपको समझा दूं कि हमारे पास ना गैस होंगे, जैसे हमारे पास गैस है, अब इस गैस को हम लिक्विड में डालेंगे, लिक्विड में, तो हम पढ़ रहे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगा, जैसे कि समुद्र के पानी में ऑक्सीजन गैस है, नदी के पानी में ऑक्सीजन गैस है। अब यहां पर हमें डिस्कशन करना होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो खास बात क्या है बेटा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये काफी खास बात है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर लिक्विड में गैस है, अगर मैं ऐसे आपको समझाने का प्रयास करूं कि किसी लिक्विड के अंदर गैस है, किसी लिक्विड के अंदर गैस है, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इस गैस बाहर निकल जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, गैस जो है बाहर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं, गैस डिसॉल्विंग इज एक्सोथर्मिक। मतलब जब इस लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है, जब इस लिक्विड के अंदर गैस आता है ना, गैस, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है बेटा, हीट रिड्यूसेस सॉल्युबिलिटी। क्या मतलब समझा रहा हूं, देखो वो मैंने आपको यहां पढ़ा दिया। दो पॉइंट याद रखना है, दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कि गैस डिसॉल्व इज एक्सोथर्मिक, गैस अगर अंदर आता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है जी। दूसरी बात ये, अगर हम हीट करेंगे, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, अगर हम हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो पानी है वो बाहर निकल जाएंगे, याद रहेगा। तो आपको दो पॉइंट याद रखना है कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से गैस बाहर चला जाएगा, वो यहां लिखा हुआ है, हीट करने से रिड्यूस सॉल्युबिलिटी। और एक और पॉइंट कि गैस जब पानी में जाता है तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमने पढ़ लिया, अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। लेकिन
लेकिन ये पढ़ने से पहले आप यहां से इसको रिलेट कर सकते हो इस टॉपिक से, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखा हुआ है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक का मतलब होता है नदी में समुद्र में रहने वाले जीव। जो नदी और समुद्र में रहते हैं सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में वो अच्छे से रह पाते हैं, ठंडे पानी में अच्छा फील कर पाते हैं। रीजन क्या है? मोर डिसॉल्व O2, मोर डिसॉल्व O2, ऑक्सीजन गैस ज्यादा होगा। क्यों? देखो, अगर इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो गैस बाहर जा रहा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को घटा दे तो गैस अंदर ही रहेगा ना। तो होता क्या है बेटा, जब हमारा कोल्ड पानी होता है, ठंडा पानी, तो ठंडे पानी में हमारा ऑक्सीजन गैस ज्यादा होगा। सोचो, गर्म पानी में ऑक्सीजन गैस कम हो रहा है, तो ठंडे पानी में ऑक्सीजन गैस ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन गैस ज्यादा होगा तो हमारी एक्वेटिक स्पीसीज जो है, समुद्री जीव जो है, नदी में रहने वाले जीव है, वो अच्छा फील करेंगे, दे फील कंफर्टेबल, दे फील कंफर्टेबल। तो प्लीज आप इस बातों को नोट करो। फिर हमारा अगला टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में प्यारे बच्चों, ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इसी में हमें पढ़ना होता है हेनरीज लॉ। तो एक बार हम हेनरीज लॉ को यहीं पर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हेनरी लॉ क्या है बेटा? देखिए, अगर हेनरी लॉ कहता है कि अगर ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये लिक्विड है, लिक्विड, और प्यारे बच्चों ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल, ऊपर गैस के मॉलिक्यूल है, और अगर आप यहां पर प्रेशर को बढ़ाओगे, अगर ऊपर से प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल पानी में डुबकी मारेंगे, गैस मॉलिक्यूल पानी में जाके सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ, जो हमारा अगला टॉपिक है। प्लीज कमेंट कर दो अगर आपको सारी बात समझ में आ रही है तो। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वही हेनरीज लॉ देखने जा रहे हैं, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला को समझेंगे। हेनरी एक बिहारी साइंटिस्ट थे, ठीक है बेटा, ठीक है, भागलपुर से थे ये, भागलपुर। चलो प्यारे बच्चे ध्यान दो, तो हेनरीज लॉ की बात करते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है समझना। ये सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर देखिए यहां पर कंटेनर है और यहां पर अलग अलग टाइप के गैस हो सकते हैं, गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और ये लिक्विड है बेटा, लिक्विड। तो कहते हैं कि बेटा, वो क्या कहते हैं समझना, कि जो गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी, अगर इनके प्रेशर अगर ज्यादा है तो इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और जो बहुत सीधी बात कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर द गैस अबव द लिक्विड, कि लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर है उस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। तो जो सॉल्युबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये तो हर किसी में लिखा होता है कि टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पर मुद्दा क्या है, कितना पार्शियल प्रेशर है उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसका डेफिनेशन निकलता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्यारे बच्चों, यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी के लिए मोल फ्रैक्शन को चुना गया है। अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस की बात कर रहा हूं तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा, और ये कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है KH, जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। देखिए, जहां पर P का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और KH का मतलब होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है डिपेंड्स ऑन गैस एंड टेंपरेचर। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वो गैस पर डिपेंड करता है और टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। गैस पे कैसे डिपेंड करता है? कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगी। ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू कुछ और होगा, CO2 के लिए KH की वैल्यू कुछ और होगा, नाइट्रोजन के लिए कुछ और होगा, और टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊं तो हायर KH हमेशा लोअर सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई हीलियम गैस है, हीलियम गैस, इसकी KH वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हीलियम गैस की KH वैल्यू ज्यादा है तो ये पानी के अंदर या खून के अंदर या लिक्विड के अंदर सॉल्युबल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हायर KH वैल्यू लोअर सॉल्युबिलिटी का प्रतीक है। अब प्यारे बच्चों, KH की सबसे खास बात, KH इंक्रीज विथ टेंपरेचर, टेंपरेचर के बढ़ने से KH बढ़ेगा। और बेटा, अगर KH बढ़ गया, KH की वैल्यू हाई हो गई तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। याद रखना, ये प्लीज सारी बातें याद रखना कि टेंपरेचर बढ़ने से KH बढ़ता है और KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है। सो फटाफट प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कर दो। प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। देखिए, अगर मैं हेनरी साहब की बात करूं तो इन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात बोली है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, कि ज्यादा सॉल्युबिलिटी के लिए ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को कैसे कैसे यूज किया जाता है, देखिए। तो बोला जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब होता है वही जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स काला काला जो होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है उसमें CO2 को डिसॉल्व करवाते हैं हाई प्रेशर में। क्यों? अगर हाई प्रेशर होगा तो CO2 अच्छे से मिक्स होगा, और जब हम उसको खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमें फील होगा, फिज फील होता है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 को डालते हैं हाई प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। स्कूबा डाइविंग बेटा, स्कूबा डाइविंग क्या होता है बेटा? कई अमीर लोग समुद्र के अंदर जाते हैं, या फिर कई साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे करते हैं बेटा, उसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। समुद्र स्कूबा डाइविंग में क्या होता है? गैस मिक्सचर प्रेशर कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट बैंड्स। बेटा, ये बैंड क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। बैंड एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, बैंड एक प्रकार से कह सकते हो, जब समुद्र के अंदर जाके इंसान बाहर आता है ना तो उसको एक बीमारी हो जाती है, उसको बैंड कहते हैं, उससे वो मर भी सकता है। तो हेनरी साहब का इस्तेमाल करके ही, हेनरी साहब के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम गैस मिक्सचर बनाते हैं जिससे प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और बैंड से बच जाते हैं। तो हेनरी साहब की वजह से ही स्कूबा डाइविंग की जान बचती है। क्यों? गैस मिक्सचर प्रेशर कंट्रोल करता है
प्रिवेंट करने के लिए। बैंड क्या है? बीमारी, एक मेडिकल कंडीशन है एक प्रकार से। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं प्यारे बच्चों, जो लोग पहाड़ पे रहते हैं ना, पहाड़ पे, उनकी बॉडी में लेस O2 हो जाता है। क्यों? पहाड़ पर ऐसा क्या? देखो बेटा, पहाड़ पे जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। पहाड़ पे प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन गैस उनके खून के अंदर कम डिसॉल्व होगा। तो बेटा हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? लेस O2 डिसॉल्व इन ब्लड, ब्लड के अंदर कम वो हो जाता है ऑक्सीजन, जिससे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और कई बार वो ठीक से सोच भी नहीं पाते, चलते चलते खाई में गिर जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि भूत प्रेत देख लिया है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है, दिमाग उनका ठीक से काम ही नहीं करता है। अच्छा, अब ये स्कूबा डाइविंग वाली बात मैंने यहाँ प्रॉपर लिख दिया है बेटा। क्या लिखा है देखो, जो स्कूबा डाइविंग होते हैं ना, उनके एयर टैंक में, उनके हवा वाली टंकी जो पीछे लटकी होती है टंकी, उस टंकी में हीलियम गैस को भरते ऑक्सीजन के साथ। अब हीलियम गैस को क्यों भरते? देखो, पहले के लोग नाइट्रोजन गैस को भरते थे, तो नाइट्रोजन गैस क्या करता था? प्रॉब्लम क्रिएट करता था, लोग मर जाते थे। नाइट्रोजन गैस खून के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। तो बाद में क्या किया गया? स्कूबा डाइवर्स के लिए एयर टैंक्स जो है उसको हीलियम से भरा गया, हीलियम ऑक्सीजन के मिक्सचर से, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। इंस्टेड मतलब नाइट्रोजन को छोड़ दिया गया, इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन को नहीं भरेंगे, हम किसको भरेंगे? हीलियम को। टू अवॉइड नाइट्रोजन नार्कोसिस एंड बैंड्स। एक बीमारी होती है नाइट्रोजन नार्कोसिस और बैंड, ये दोनों होता है नाइट्रोजन गैस की वजह से। तो नाइट्रोजन गैस को हम भगा देंगे, अब बोलेंगे हम नाइट्रोजन गैस यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे हीलियम गैस। हीलियम गैस क्यों इस्तेमाल करेंगे? हीलियम इज लेस सॉल्युबल इन ब्लड। जो हीलियम है वो ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, और ब्लड में सॉल्युबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। प्यारे बच्चों, सब कुछ समझा दिया है, प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करना बेटा। प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, PYQ, इंस्पायर्ड बाय PYQ। अब ये PYQ क्या समझना? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी का मतलब है मोल फ्रैक्शन। आपसे कह रहा है आप मोल फ्रैक्शन निकालो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, और बगल में लिख भी दिया कि तुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। अच्छा आदमी जिसने क्वेश्चन बनाया था, इसके बीवी बच्चे 4-4 हो। देखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इन वाटर, कि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है अंडर अ प्रेशर ऑफ 500। तो इसका तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और KH दे रखा है, KH रहा, K की वैल्यू दे रही। तो मैं क्या क्या गिवन है? देखो, गिवन है KH और गिवन है प्रेशर। अगर समझना ध्यान से, अगर हमें KH दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले हम फॉर्मुला लगाएंगे, ये रहा देखो, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन कर रखा हमने। हम फॉर्मुला लगाएंगे P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। देखना ध्यान से, हम बोलेंगे देखो P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो प्रेशर से KH को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन इक्वल टू प्रेशर अपन में KH। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, ये रहा प्रेशर ऊपर लिख दूंगा, प्रेशर ऊपर लिख दूंगा, और मोल फ्रैक्शन, सॉरी, प्रेशर ऊपर लिख दूंगा और KH नीचे लिख दूंगा, हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अरे यार कितना आसान तो है, पता नहीं क्या बच्चे पाल लिया मैंने। KH इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर अपन में KH। प्रेशर की वैल्यू कितनी है भैया? 500 mm, और मोल फ्रैक्शन कितना, प्रेशर अपन में KH कितना है? 1 इंटू 10 की पावर 6 दे तो रखा है, 1 इंटू 10 की पावर 6। दिख नहीं रहा क्या? अरे आंख कहाँ है तुम्हारे? सही जगह नहीं है क्या? आंख की जगह पर वो आ गया, वो उसकी जगह पे आंख आ गया, ऐसा लग रहा है। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सो प्यारे बच्चे, होमवर्क ले लो, कांदा ले लो, चलो भाई होमवर्क ले लो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया आपको सॉल्युबिलिटी वाला। अब आप करना, यहां पर मिली मोल्स निकालना है। मिली मोल्स का मतलब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेटा। मोल फ्रैक्शन के अंदर ही मोल्स होते हैं। बाकी प्रेशर दे रखा है आपको, ये रहा प्रेशर, सब कुछ दे रखा है बेटा, और पानी दे रखा है 1 लीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और KH की वैल्यू भी दे रखा है, K की वैल्यू भी दे रखा है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तब भी ना है तो इंटरनेट का सारा लो, मुझे नहीं पता, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए, जो भी बच्चा मुझे ऑनलाइन देख रहा है। दूसरा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये आपको खुद करना है। लिखा है कि एक गैस A है मोर सॉल्युबल देन B, और दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो किसका वैल्यू KH का ज्यादा होगा? KH वैल्यू उसका ज्यादा होता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आप खुद करना, मैं नहीं बता रहा इसको। अब ये तो इसमें अगला क्वेश्चन है नॉन आइडियल वाला बेटा। ये नॉन आइडियल वाला क्वेश्चन अभी मत पढ़ना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आगे मैं पढ़ाऊंगा तब करना। फिलहाल आपको ये न्यूमेरिकल करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन ये, इसमें ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में उनको मजा क्यों आता है? क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है जी। हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों पर जो लोग हैं उनको एनोक्सिया फील होता है। एनोक्सिया का मतलब होगा इनएबिलिटी ऑफ थिंक, वो ठीक से सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि पहाड़ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उनके खून के अंदर। पूरा पीछे लिखवाया है, आपकी जिम्मेदारी है, हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो फाइनली आगे देखो ध्यान से, लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। तो फाइनली हम वेपर प्रेशर पे पहुंच गए प्यारे बच्चों। ये वेपर प्रेशर क्या होता है समझना। मान लीजिए अगर एक बर्तन है मेरे पास, बर्तन, और यहाँ पर पानी है, पानी, गर्म पानी, हॉट वाटर, हॉट H2O फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड, इस लिक्विड के वेपर, इस लिक्विड के वेपर, इस लिक्विड का भाप बनेगा, भाप। ये भाप कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। आप लोगों ने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में पानी का भाप बनता है और प्रेशर बनता है। कुकर जिसमें दाल चावल बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। वैसा ही कुछ है यहाँ पर कि भैया जो वेपर होता है, जो भाप होता है, भाप, अगर मैं ऊपर एक बर्तन रख दूं, बर्तन, तो क्या होगा समझना। इस बर्तन के ऊपर, इस बर्तन के ऊपर ये वेपर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर, इसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो भाप है, भाप, ये यहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा, पता है किसी को? यहां पर ये इकट्ठा हो जाएंगे।
देखो जब भाप नीचे से ऊपर उठेगा और ऊपर जो ढक्कन है, ढक्कन में चिपक के पानी बन जाता है, पानी, तो ये यहां पर जाके पानी बन जाएगा, पानी, और ये पानी दोबारा नीचे आ जाएगा। यानी भाप ऊपर जा रहा है, पानी बन के नीचे आ रहा है, भाप ऊपर जा रहा है, पानी बन के नीचे आ रहा है, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम भी आ जाती है, इक्विलिब्रियम, है ना। तो आपको एक बात समझना है कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखिए, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। वेपर ने कितना प्रेशर लगाया है, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, एट इक्विलिब्रियम देखिएगा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होता है, रेट ऑफ एवोपरेशन, जो रेट ऑफ एवोपरेशन है, जो वेपर बन रहा है, वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जमना बेटा। ओके जी सर, सारी बातें पढ़ा रहे हो, हाँ, एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा पढ़ा देंगे बेटा। अब देखिए, जो वेपर प्रेशर है किस किस पे डिपेंड करता है, ये जो वीपी है, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड कैसा है। अगर किसी लिक्विड के अंदर वीक फोर्स है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सर क्या मतलब है, समझा रहा हूं। मान लो पेट्रोल, अगर एक बर्तन में पेट्रोल है, पेट्रोल, और एक बर्तन में है पानी, पानी, ये पानी, तो बेटा पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है, पेट्रोल तुरंत उड़ जाता है, लेकिन पानी जो है, पानी, वो आसानी से नहीं उड़ता है। पेट्रोल क्यों गायब हो जाता है, पेट्रोल इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि वहां पर होता है वीक फोर्स, ज्यादा फोर्स होने की वजह से उसका वेपर ज्यादा होगा। वेपर क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना आप लोग प्लीज कि जो वेपर प्रेशर है किन किन बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड है तो है क्या, वो पेट्रोल है या डीजल है या पानी है, वो क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों, अगर कहीं पर टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या मतलब है कि हमने दो लिक्विड लिया है, ये पहला लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है ए और कोई लिक्विड है बी बेटा। तो यहां पर एक बात रखना बेटा, इस लिक्विड का कुछ प्रेशर होगा, प्योर लिक्विड है, प्योर, इसके प्रेशर को पी ए नॉट बोलते हैं। तो मैं यहां पर क्लियरली बता दूं आपको, ये पी ए नॉट या फिर पी वन नॉट, पी ए नॉट या पी वन नॉट, ये होता है प्योर लिक्विड का प्रेशर, बिल्कुल प्योर। प्योर का मतलब जो अकेला है। फिर बेटा ये कोई दूसरा लिक्विड है, लिक्विड, इसका प्रेशर होगा पीबी नॉट, पीबी नॉट मतलब जब ये अकेला, अभी मिक्स नहीं हुआ है, प्योर है, प्योर। प्यारे बच्चों, अब इस लिक्विड का वेपर है, ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है वेपर, वोलेटाइल, भाप बन सकता है, वोलेटाइल। ये लिक्विड भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब इसका भाप बन सकता है। इन दोनों को मिलाने से बनता है सॉल्यूशन। अब देखो, ये पी क्या बेटा, प्रेशर है, ये प्योर का प्रेशर है, पी मतलब प्रेशर, तो पी ए नॉट पीबी नॉट प्योर का प्रेशर होता है। फिर प्यारे बच्चों, हम इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिला के हम बनाते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर हम प्रेशर को पीए बोलते हैं, पीए, और दूसरे वाले सॉल्यूशन को हम पीबी बोलते हैं। और जो पीए होता है वो एक्चुअली में होता है पीए नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पीबी होता है पीबी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमने क्या सीखा, इस बात को समझो। हमने ये सीखा कि मिलाने से पहले, सॉल्यूशन को मिलाने से प्रेशर पहले होता है प्रेशर पीए नॉट और पीबी नॉट, मिलाने के बाद जो प्रेशर होता है पीए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीबी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो प्यारे बच्चों, अब हम रॉल्स लॉ को पढ़ते हैं कि रॉल्स लॉ क्या कहता है, समझिए। देखिए ध्यान से, ये जो रॉल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ ईच मतलब ए और बी, ये दोनों का जो प्रेशर है, ये दोनों का प्रेशर है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी प्रेशर ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोपोर्शनल है, और यहां पर इक्वल टू के जस्ट बाद आएगा इसका प्योर और इसका प्योर, यही रॉल्स लॉ है। तो अगर आपसे कोई बोले कि यार रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अगर हम पीए की बात करें तो पीए हमारा होगा पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, कि पीए एक्स ए के प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर ऑफ बी पीबी नॉट एक्स बी, दैट इज रॉल्स लॉ, कि प्रेशर ऑफ ए जो होगा प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी होगा प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहां पर कांस्टेंट आएगा, यहां पर पीए नॉट, यहां पर पीबी नॉट, बेटा यही रॉल्स लॉ है। फिर प्यारे बच्चों, अगर कभी हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना हुआ तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, हम ए और बी के प्रेशर को ऐड कर देंगे, यानी अगर मुझे पी टोटल निकालना है तो ए का प्रेशर होगा पीए नॉट एक्स ए और बी का प्रेशर होगा पीबी नॉट एक्स बी। तो अब इस प्रकार से आप टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हो। अब प्लीज रॉल्स लॉ को लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है समझिए। जब भी आपसे कोई कंपोजिशन निकालने को बोले तो कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, आपसे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कहेगा, और वेपर फेज में बोलेगा तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को हम वाई ए एंड वाई बी के नाम से जानते हैं। अगर कभी भी आपको वाई ए निकालना हो तो आपको प्रेशर ऑफ ए ऊपर लिखना है और टोटल प्रेशर से डिवाइड करना है। और प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या होता है ये समझने का प्रयास कीजिए। प्रेशर ऑफ ए का मतलब होता है पी ए नॉट एक्स ए। अगर आपसे कोई बोलता है कि वाई बी निकालना है मुझे, तो प्रेशर ऑफ बी नॉट एक्स बी अपॉन में टोटल प्रेशर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कभी भी आपसे कंपोजिशन बोले तो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन, और वेपर फेज में बोले तो वाई ए और वाई बी निकालना होता है। वाई ए का मतलब क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर, अगर आपको दिख रहा हो, और वाई बी का मतलब प्रेशर ऑफ बी अपॉन में टोटल प्रेशर। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत मुश्किल चीज है, बस आपको ये समझना है कि वाई ए का मतलब है प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल, वाई बी का मतलब प्रेशर ऑफ बी अपॉन में टोटल, और ए का प्रेशर का फॉर्मुला होता है पी ए नॉट एक्स, जहां पी ए नॉट का मतलब होता है प्योर, और वाई ए और वाई बी क्या है मैंने यहां लिख दिया है, वाई ए और वाई बी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। तो ये बेटा वेपर फेज के लिए वाई ए और वाई बी यूज किया जाता है, प्लीज नोट करो, इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले एनसीईआरटी के ग्राफ समझा दूं।
तो देखो जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, आपने अभी मुझसे पढ़ा कि प्रेशर ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और प्रेशर बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ए का प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो अलग से बनाया गया है कि हमने बोला देखो यहां से स्टार्ट हुआ एक स्ट्रेट लाइन गया, तो ये ग्राफ है बेटा प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। लेकिन हम इकट्ठे भी ग्राफ को बना सकते हैं। इकट्ठे कैसे? अगर मान लो हमारे दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, तो प्रेशर ऑफ ए इधर लगा देंगे, प्रेशर ऑफ बी यहां से लगा देंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन यहां से जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ये, और एक स्ट्रेट लाइन यहां से जाएगा। और जब दोनों के पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये मिल जाएगा हमें टोटल प्रेशर। देखो आपको ये ग्राफ हो सकता है कि आपको समझ ना आए, लेकिन ग्राफ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ग्राफ तो ग्राफ है। अगर मेरे साड़ी पहन के नाचने से आपको समझ में आ जाए तो मैं पहन लूं, पर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। देखो ये P1 है, ये P2 है मान लो, तो मैंने कहा इसका यहां से स्टार्ट हुआ यहां पहुंचा, इसका यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचा, यानी P1 P2 को हमने एक ही ग्राफ में दिखा दिया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिल गया टोटल। तो यही ग्राफ है बेटा कि x1 x2 दोनों इस ग्राफ के अंदर है। कोई टेंशन नहीं है, प्लीज ग्राफ को ज्यादा सीरियसली मत लो, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए बस। बाकी ग्राफ तो आप याद भी कर सकते हो, 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों एक फेमस क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन क्या देखो, लिखा है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी। एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है, यानी हमें पी ए नॉट दिया हुआ है और हमें पी बी नॉट दिया हुआ है। क्या बात है। और निकालना क्या, टोटल प्रेशर निकालना है, पी टोटल निकालना है। कैसे निकलेगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें पी ए नॉट और पी बी नॉट तो दे ही रखा है। अगर पी ए नॉट और पी बी नॉट दे रखा है तो हमें एक्स ए और एक्स बी ही निकालना है। अगर हमने एक्स ए और एक्स बी निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब मुद्दा यह है कि हम एक्स ए कैसे निकालें। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक्स ए और एक्स बी निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे रखा है कि 10 ग्राम ए को 20 ग्राम बी से मिलाया गया है। 10 ग्राम ए को 20 ग्राम बी से मिलाया गया है, लिक्विड ए एंड बी। इस क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दिया है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। मोलर मास हर क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। मोलर मास ऑफ ए इज 100 एंड मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी कुछ भी 200 कर देते हैं, चलो ठीक है बेटा। तो मोलर मास दे रखा है। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए। तो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे। देखो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो पहले मोल्स ऑफ ए निकालते हैं। चलो मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, गिवन मास है 10, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और मोलर मास कितना ही रहा, मोलर मास है 100, गिवन मास अपॉन में मोलर मास तो 0.1। अब मोल्स ऑफ बी निकालो, बी का गिवन मास कितना है 20, बी का गिवन मास है 20 अपॉन में मोलिकुलर मास कितना है 200, कितना आ जाएगा 0.1। तो बाई चांस हमारा मोल फ्रैक्शन क्या आएगा देखते हैं। मोल्स ऑफ ए है 0.1, मोल्स ऑफ ए प्लस बी 0.1, 0.1 प्लस 0.1 कितना आंसर आ रहा है 0.1 बाई 0.2, जो कि कितना आ रहा है 1/2 या कि 0.5। यानी हमारा ए का मोल फ्रैक्शन आ गया, और हम बी का भी निकाल सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालोगे, तो बी के मोल्स ऊपर लिखोगे, बाई चांस बी का मोल भी 0.1 है तो दोबारा सेम तरीके से ये भी आ जाएगा 0.5, हाफ का मतलब 0.5। तो बोलेंगे टोटल क्या होगा, देखो पी ए नॉट कितना है हमारा, पी ए नॉट है 100, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है 0.5, पी बी नॉट कितना है 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 50 प्लस 100, टोटल प्रेशर आ गया बेटा 150 mm। तो प्रेशर हमने निकाली, टोटल प्रेशर। अब प्यारे बच्चों उसने क्या बोला है देखो, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, वेपर फेज के लिए मैंने सिखाया वाई ए, जो कि क्या होता है याद करो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन में पी टोटल। तो पी ए नॉट कितना है, पी ए नॉट है 100, एक्स ए कितना है 0.5। ये देखो ना पी ए नॉट एक्स ए 0.5, एक्स ए बेटा 0.5 आया, अपॉन में डिवाइड किसे करना है टोटल प्रेशर से, टोटल है 150। तो यहां से वाई ए आ जाएगा, वाई भी आप खुद करोगे, होमवर्क है और कमेंट करके दिखाओगे। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों कुछ आइडियाज़ है आपके लिए, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और सर्सन रीजन क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, वो सारे मैं लाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। एमसीक्यू और सर्सन रीजन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की स्टडी। अगर ये वीडियो सच में आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरा नाम ये है और मैं ये वीडियोस देखूंगा, बस डालो। क्योंकि अगर बच्चे बोलेंगे तभी डालूंगा, क्या फायदा है कि हम वीडियोस डाल रहे बच्चे नहीं देख रहे, क्योंकि मेहनत लगती है काफ़ी। अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा नहीं, मुझे 200-250 कमेंट चाहिए ऐसे कि सर हाँ हम देखेंगे, और लाइक कर देना, मैं समझ जाऊँगा। लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा, कमेंट और लाइक कर दोगे, हाइप कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको ये वीडियोस चाहिए, फिर मैं फटाफट डालना स्टार्ट कर दूँगा। लव यू ऑल, टेक केयर। प्यारे बच्चों अब देखो ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 कंपार्टमेंट एग्जाम का है और एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम में आने के चांसेस है इसकी, आप खुद तैयारी करोगे। सेम क्वेश्चन है देखो, ए और बी का ये दे रखा है। अब ये क्वेश्चन खुद करना आप, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है
ऑल्सो कंपोजिशन वेपर, और वाई ए वाई बी भी फाइंड करना है, वाई ए वाई बी, यानी आपको एक्स ए एक्स बी फाइंड करना है, वाई ए वाई बी फाइंड करना है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको अभी कराया। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये ध्यान से समझना बहुत। अगर हमारे पास लिक्विड है और इसका वेपर बन सकता है, लेकिन हम एक ऐसी चीज डाल दे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट जो खुद भाप नहीं बन सकते। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जिनका वेपर नहीं बन सकता, जिनका वेपर नहीं बन सकता। अब हमने कुछ डाल दिया, ये डाल दिया जो खुद, मान लो पत्ता गोभी डाल दिया, पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी का भाप तो नहीं बनेगा ऊपर से, लेकिन जब हम पत्ता गोभी को रखेंगे, मान लो ये पत्ता गोभी है, तो ये नीचे वाले वेपर को डिस्टर्ब करेगा, नीचे वाले वेपर को स्केप नहीं होने देगा। स्केप मतलब बाहर नहीं निकलने देगा, स्केप होने नहीं देगा। तो हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों, एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देगा, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएगा और नीचे से आने वाले को रोकेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। रीजन में लिख रखा है सरफेस एरिया फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू एस्केप डिक्रीजेस। सरफेस एरिया फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जो सरफेस एरिया है टू एस्केप, जिससे वो बाहर निकल सके, वो सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, इसीलिए प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो ऐसे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड एस्केप बिकम्स डिफिकल्ट। अब प्यारे बच्चों, हेंस फ्यूअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्यूअर मतलब कम मॉलिक्यूल, अब कम मॉलिक्यूल है तो लोअर वेपर प्रेशर, अब कम मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम बात करते हैं रॉल्स लॉ की, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें तो रॉल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर का फॉर्मूला था टोटल, वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी था। लेकिन बाई चांस हमारा जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये प्रेशर लगा ही नहीं सकता, यानी पी ए नॉट की वैल्यू जीरो होगी, सॉरी पी बी नॉट, ये सॉल्यूट है पी बी नॉट की वैल्यू जीरो होगी, तो भैया टोटल प्रेशर जो है वो पी ए नॉट एक्स बी के बराबर ही रह जाएगा। यानी यहां पर बी के प्रेशर की हम बात नहीं करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में बी के प्रेशर की बात नहीं करते हैं। ऑल क्लियर तो कमेंट। सो प्यारे बच्चों, और कभी भी आपका रॉल्स लॉ आता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो आपको याद क्या रखना है कि देखो जो प्रेशर निकला था टोटल, वो आया था पी ए नॉट और एक्स ए प्लस जीरो। पी बी नॉट इसमें होता ही नहीं है, नॉन वोलेटाइल में पी बी होता ही नहीं है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है टोटल, वो आएगा पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन है। तो सिर्फ यानी वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर नॉन वोलेटाइल में सिर्फ सॉल्वेंट होता है, जो टोटल प्रेशर है पी टोटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, आई डिड अ मिस्टेक गाइस, सॉरी, यहां एक्स से आएगा ना, एक्स से, ये एक्स से आएगा, तो टोटल प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो। प्यारे बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो टोटल प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। पी टोटल इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर आ जाएगा ये पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये नॉन वोलेटाइल के लिए भी याद रखना है रॉल्स लॉ, फटाफट नोट कर लो। अब प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दो, अगला टॉपिक हमारे पास है रिलेशन विद हेनरीज लॉ। अब ये क्या है, देखो बेटा, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो याद हो तो आपको पता होगा कि रॉल्स लॉ को हम अभी बता रहा हूं। देखो हेनरीज लॉ क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन, ये हेनरीज लॉ था। और जो रॉल्स एक जगह है रॉल्स लॉ और एक जगह है हेनरीज लॉ। रॉल कहता है प्रेशर इज पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, ए के लिए ए लगा दो, ए लगा दो। हेनरी कहता है प्रेशर इज के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, ए के लिए ए लगा दो, ए के लिए ए लगा दो। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो रॉल्स लॉ स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। स्पेशल केस क्यों है, बोथ स्टेट्स, दोनों कहता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये भी यही बात कहता है, ये भी यही बात कहता है। तो प्लीज इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम था रिलेशन विद हेनरीज लॉ। सो प्यारे बच्चों, अब आप देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ गजब की बातें। टॉपिक का नाम है, एक सेकंड, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आप गजब की बातें पढ़ते हैं, चैप्टर बिल्कुल खत्म ही होने वाला, क्या ही बचा है, आइडियल, नॉन आइडियल और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कुछ ज्यादा है नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी है जो हम करेंगे। देखो अब देखो कुछ आइडिया प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज, फिर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। देखो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा गया है, जो ओबेज करे कंप्लीटली, किसको, रॉल्ट लॉ को। रॉल्ट लॉ देखो प्रॉपर्टी है पहला रॉल्ट लॉ, तो रॉल्ट लॉ को जो फॉलो करता है, ओबे मतलब फॉलो करना, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जो रॉल्ट लॉ को क्रॉस डज नॉट ओबे फुल्ली, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम कहते हैं। यानी हम आइडियल पढ़ रहे हैं, नॉन आइडियल, और यहां पर हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, तो रॉल्ट लॉ को ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है जी। तो सर आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, सर नॉन आइडियल वो है जो रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, फिर अगला बात है फोर्सेस। अगर हम फोर्सेस की बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन में देखो दो चीजें होती है, समझना क्या दो चीजें होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं।
एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट में होता है कुछ फोर्स। फिर एक होता है सॉल्यूट, कि ये है बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे चीनी के मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है एबी। तो बेटा एबी का मतलब होता है मिक्सचर, एबी का मतलब है मिक्सचर, एबी का मतलब मिक्सचर है, मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों अभी हम देखने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जो मिक्सचर का फोर्स होता है, ए और बी का जो फोर्स होता है वो ए के फोर्स के और बी के फोर्स के बराबर होता है। तो हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर का फोर्स, सॉल्वेंट का फोर्स, मिक्सचर का फोर्स, सॉल्वेंट का फोर्स और सॉल्यूट का फोर्स, यानी सारे फोर्सेस आपस में बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ए और ए के बीच का फोर्स, बी और बी के बीच का फोर्स और ए और बी के फोर्स बराबर होते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। जो मिक्सचर का फोर्स होता है, जो प्यारे बच्चों मिक्सचर का फोर्स होता है, यानी ए और बी के मिक्सचर का जो फोर्स है वो ए और बी के फोर्स के बराबर नहीं होता। तो हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल ओबे नहीं करता। इसमें सारे फोर्सेस बराबर होता है, इसमें फोर्सेस आपस में बराबर नहीं होते। उसके अलावा प्यारे बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का मतलब क्या, इंथैल्पी चेंज, हीट रिलीज होती है समथिंग, कि दो चीजों को मिलाने से हीट रिलीज होगी, ऐसा सब कुछ भी। तो जो इंथैल्पी चेंज होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी है, जिसको नहीं पता। तो जब हम इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग देख रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी लिख देता हूं मैं, इंथैल्पी जो है जीरो होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है। आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इनकी वैल्यू जीरो नहीं होती, इनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है बेटा। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर की बात करते हैं। वेपर प्रेशर लीनियर विथ मोल फ्रैक्शन, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे, देखो इसका वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ सीधी आएगी, सीधी। लीनियर का मतलब होता है सीधी, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा। लेकिन नॉन आइडियल के लिए नॉन लीनियर, इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बेटा, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ या तो ऊपर से आएगा या ग्राफ नीचे से आएगा, ग्राफ सीधा नहीं होगा, ग्राफ कर्व होगा, ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा या तो ऐसा। तो पहले बच्चों ये पढ़ा हमने आइडियल नॉन आइडियल। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल है बेटा बेंजीन प्लस टॉलिन, पहला एग्जांपल। दूसरा एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। बेटा ये दोनों इकट्ठे एग्जांपल है, ये और यहां तक, ये एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन और ये बेंजीन प्लस टॉलिन। क्या बात है सर। अच्छा, अब नॉन आइडियल का एग्जांपल अगर हम देखें तो नॉन आइडियल में ये सब जीरो के बराबर नहीं होता, यहां पर जीरो होता है। अब यहां पर देखो इनके एग्जांपल इथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो हम लोगों ने पढ़ा बेटा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, और यहां पर हमने सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ा कि रॉल्स लॉ ये मानता है, वो नहीं मानता। फोर्सेस इसमें बराबर, उसमें बराबर नहीं होते। इसमें मिक्सिंग जीरो होता है, उसमें जीरो नहीं होता। इसमें वॉल्यूम मिक्सिंग, वॉल्यूम डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता। इसमें वेपर प्रेशर सीधा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल्स उसके एग्जांपल्स, फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप नोट करो। सो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों प्लीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉन आइडियल दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा बेटा नॉन आइडियल में होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव तो पहले से लिखा हुआ है, मैं डेविएशन लिख देता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो अब इसका नाम एक तो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये रॉल्स लॉ को नहीं मानता। उसके साथ साथ अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं तो यहां पर जो वीपी मतलब वेपर प्रेशर होता है, जिसको नहीं पता बता दूं, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। प्यारे बच्चों यहां पर जो वेपर प्रेशर है, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम होता है। अच्छा जी, मतलब पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, नेगेटिव में कम होता है, बहुत क्लियर है, ओके। अब फोर्सेस की बात करते हैं बेटा, फोर्सेस की बात करते हैं, फोर्सेस की। तो डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें वीक फोर्सेस होता है, यानी फोर्स कम होता है बेटा, फोर्स कम होता है। यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा है पर फोर्स कम है। ये पता करना है कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा है, हायर, देखो वेपर प्रेशर ज्यादा है पर इसके फोर्सेस कम है। यहां पर क्या, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम है पर यहां पर फोर्स स्ट्रांग है बेटा। सेकंड पॉइंट हमारा फोर्स है, फोर्स, ये पॉइंट्स का डिस्कशन है। तो इसमें फोर्स कम है, इसमें फोर्स ज्यादा है। यानी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप याद रखो कि प्रेशर और फोर्स आपस में उल्टे हैं। यानी अगर यहां पर प्रेशर, इधर देखो, यहां देखो अगर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स कम है, और यहां प्रेशर कम है तो फोर्स क्या है, ज्यादा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको इसको अपने दिमाग से ट्रिक बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे ये पॉजिटिव डेविएशन है तो यहां पर पॉजिटिव हीट होगा बेटा, जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वो पॉजिटिव होगा और डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा। और कर्व जो है, कर्व वो अपवर्ड होगा। अभी मैं समझाऊंगा बेटा, अभी मैं समझाता हूं, देखो एक बार समझना। मतलब यहां पर अगर हमने ये दो बातें याद कर ली फिर तो बाकी सब आसान है। क्यों आसान है, कि देखो अगर यहां प्लस है, यहां अगर प्लस है तो पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव। और अपवर्ड का मतलब भी क्या होता है, अपवर्ड का मतलब भी प्लस ही होता है। तो नीचे के तीनों याद करना आसान है। अगर आपने ऊपर का एक बार याद कर लिया कि यहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और फोर्सेस कम होता है। अब देखो कर्व की अगर हम बात करें, कर्व कह रहा है कर्व अपवर्ड होगा। अपवर्ड का मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो कर्व ऐसा आएगा, ऊपर से कर्व ऊपर से होगा बेटा, अपवर्ड कर्व होगा। कर्व कैसा होगा, अपवर्ड।
और एग्जांपल क्या है, इथेनॉल प्लस एसीटोन। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, नेगेटिव वाले की, तो यहां पर क्या है भैया, प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसा कि नेगेटिव डेविएशन है तो माइनस हीट माइनस वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और अगर इसका कर्व अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब ये पॉजिटिव मतलब ऊपर, तो नेगेटिव का मतलब होगा कर्व नीचे आएगा, नीचे आने का मतलब कर्व इसका ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर्व नीचे आ जाएगा, इसका कर्व ऊपर इसका नीचे। और ये इसका एग्जांपल है। तो मेन जो कंफ्यूजन है दो में होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। बस उसके बाद नीचे इसके नाम से मैच करता है। फटाफट क्लियर लिख दो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ग्राफ ले आया, देखो ये नीचे नीचे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है नीचे बेटा 0.110 मोल फ्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है। अब बेटा ये हमारा है पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में देखो ग्राफ जो कर्व है, कर्व ऊपर है, पॉजिटिव में कर्व सारे ऊपर चले गए हैं और टोटल वाला भी कर्व ऊपर चला गया है। तो पॉजिटिव डेविएशन में कर्व ऊपर चला जाता है। और नेगेटिव में देखो क्या हुआ है, ये वाला कर्व नीचे आ गया, ये वाला कर्व भी नीचे आ गया और तीसरा कर्व भी नीचे आ गया। देखो ग्रीन लाइन जो आपको दिख रहा है, ग्रीन, ये है स्ट्रेट लाइन। तो दिखाया गया है कि देखो ये समझा रहा हूं मैं, देखो ग्रीन, इसको रेड से बना रहा हूं, रेड, इस रेड से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से नीचे है, मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो इस ग्राफ को एक बार आप घर पे बना के देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेना कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा है। और एग्जांपल जरूर याद करना, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। प्यारे बच्चों नेगेटिव डेविएशन के पीछे रीजन क्या है, तो याद करो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, समझना। नेगेटिव डेविएशन में अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो AB का फोर्स बढ़ जाता है। हमने जब आपको नेगेटिव डेविएशन बताया था, जब आपको नेगेटिव डेविएशन पढ़ा रहे थे, तो हमने ये कहा था कि नेगेटिव डेविएशन में फोर्स बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट था फोर्सेस की, अगर हम बात करें तो इसमें फोर्स कम होता है पॉजिटिव डेविएशन में, और नेगेटिव डेविएशन में फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नेगेटिव या पॉजिटिव के पीछे रीजन क्या है, नेगेटिव डेविएशन के पीछे रीजन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे कि जो AB के बीच में अट्रैक्शन है, यानी मिक्सचर का जो अट्रैक्शन है, मिक्सचर का A और B को मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे कोई बॉन्ड्स बन गए हो, न्यू बॉन्ड्स बन गए हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मैंने कहा A और B के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इनका फोर्स बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया तो हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन के पीछे रीजन क्या होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल है एसीटोन क्लोरोफॉर्म, वाटर और नाइट्रिक एसिड, वाटर और HCl, तो इन सबके बीच का स्ट्रांग फोर्स होता है, और स्ट्रांग फोर्स की वजह से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फोर्स बढ़ जाता है और नेगेटिव डेविएशन शो करता है। सो प्यारे बच्चों फाइनली हम आ चुके हैं एजियोट्रॉप्स पे। अब प्यारे बच्चों ये एजियोट्रॉप्स क्या है समझने का प्रयास कीजिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों बोला जाता है कुछ मिक्सचर, जैसे दो चीजों का मिक्सचर है, A और B का मिक्सचर है। मेरा मन किया मैं A और B को अलग कर दूं, तो मैंने कहा चलो मैं हीट करता हूं। हीट करने से क्या होगा, A जो है A ऊपर आ जाएगा और B यहीं पर रहेगा। हीट करने से क्या होता है, जैसे अगर हम पानी और नमक को सेपरेट करना चाहे तो हम हीट करेंगे तो पानी ऊपर चला जाएगा और नमक वहीं बच जाएगा। ये तरीका होता है सेपरेट करने का। तो हमने कहा हम A और B को सेपरेट करेंगे, हीट करेंगे, हीट, तो हीट करने से A ऊपर गया, अरे साथ में B भी चला गया ऊपर। तो जब A और B दोनों साथ में ऊपर जाएंगे तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है प्यारे बच्चों, मिक्सचर्स दैट बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर, दोनों साथ में बॉयल होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, मिलावट सेम होती है। इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये लिक्विड में भी साथ रहते हैं, लिक्विड में भी साथ रहते हैं और वेपर में भी साथ रहते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हीट करके हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जिनको हीट करके हम सेपरेट नहीं कर सकते उसको एजियोट्रॉप्स कहा जाता है प्यारे बच्चों। प्लीज नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। देखो एजियोट्रॉप्स के टाइप्स बता दूं। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग, ये बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, बीपी मतलब यहां पर एक प्रकार से बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बोल लो या सिंपल इसको बॉइलिंग बोलना, बॉइलिंग। एक होता है बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग में क्या होता है समझना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, लोअर देन आइदर कंपोनेंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम हो जाती है, एक दूसरे से भी कम हो जाती है। मैंने कहा A का है 40 और B का है 30, तो A और B दोनों से कम हो जाएगा, यानी कि 8-9 हो गया, A का 30 है B का 40 है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का हो गया 5, दोनों से ही कम हो गया। तो बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है बेटा, दो तरह के ना एजियोट्रॉप, एक है मिनिमम बॉइलिंग, एक है मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और मैक्सिमम बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा A की बॉइलिंग है 40, A की है 40 बॉइलिंग, B की है 50, तो इनको मिक्स करने पर 80 हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट यहां कम होता है, यहां बढ़ जाता है, तभी तो इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग, इसका नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अच्छा, डेविएशन का टाइप, अब यहां एक बार देखना, जो मिनिमम वाला है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और जो मैक्सिमम वाला है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यहां थोड़ा उल्टा है, मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और मैक्सिमम वाला नेगेटिव डेविएशन शो करता है। और ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब ये हमारे 2 गजब के क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। पहला क्वेश्चन तो ये है,
व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो आपको ये घर से तैयार करना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको बता रहा हूं, देखो ये कैसे होगा क्वेश्चन में बता रहा हूं। देखो देखो ऐसे होगा क्वेश्चन कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग फील करो। जैसे इसने क्वेश्चन क्या बोला, देखो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो हम बोलेंगे देखो भाई एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म बनाता है हमारा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, अगर ये नेगेटिव डेविएशन बना रहा है तो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग वाला, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स। तो इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिया हुआ है, देखो यार ना, देखो नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा एजियोट्रॉप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ऐसे समझना है कि वो आपको एग्जांपल देंगे क्वेश्चन में, बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये, हल्के मत लेना इन क्वेश्चन को। ऑल इंडिया का है देखो, तो व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो हम सोचेंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन का है, और नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम बॉइलिंग होगा। ऐसे दिमाग लगाना है। लिखा है जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा फोर्स, फोर्स। तो हम बोलेंगे कि ये जो है नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि इसके अंदर फोर्सेस ए और बी का फोर्स बढ़ जाता है, ए और बी का फोर्स बढ़ जाता है नेगेटिव डेविएशन में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पूरा बताया मैंने पीछे। अच्छा अगला क्वेश्चन, व्हाई मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन। बेटा पॉजिटिव डेविएशन इसलिए शो होता है क्योंकि ए और बी के बीच का फोर्स घट जाता है। आपको मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स घट जाता है। तो भाई आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव डेविएशन के पीछे रीजन क्या था, याद करो। पॉजिटिव डेविएशन के पीछे रीजन क्या है, देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, फोर्सेस घट जाता है, ए बी फोर्सेस घट जाता है। प्लीज आप नोट करो। आप देखो सुनो सुनो, एक गजब की बात, इसने बोला है कि भाई पॉजिटिव डेविएशन है तो किस तरह का एजियोट्रॉप होगा, मिनिमम एजियोट्रॉप। पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम एजियोट्रॉप शो करता है यार। सो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपने मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो अभी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होते हैं प्यारे बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस हु डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन नेचर। क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखिए बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहा गया है, जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ना कि उसके नेचर पे। क्या मतलब है इसका, ये मतलब है मान लो हमारे पास पानी है H2O, और H2O के अंदर आपने डाल दिया 2 आम। तो पानी का देखो, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। आपने इसके अंदर 2 आम डाल दिया, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर मान लो, या सब छोड़ो, 100 डिग्री होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, और आपने डाल दिया 2 आम। 2 आम डालने से ये 110 डिग्री हो गया, ठीक है जी। आपने इसमें 2 केला डाला, 2 केला, तब भी आंसर 110 है। आपने 2 जिंदा इंसान डाल दिया, 2 ह्यूमन डाल दिया, तब भी 110 डिग्री ही रहेगा इसका। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि आप केला डालो, आम डालो, इंसान डालो, कुछ भी डालो, अमरूद डालो, सेब डालो, जो भी डालो, आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आंसर सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट ऑन नेचर। जो केला है उसका नेचर, किसका नेचर आम है, किसका नेचर इंसान है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है प्यारे बच्चों जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि नेचर पे डिपेंड करे। अच्छा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 4 है हमारे इंपॉर्टेंट। पहला है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है प्यारे बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सबका हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके। फटाफट आप इसे देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो टॉपिक है पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, और रिलेटिव का मतलब होता है डिवाइड। रिलेटिव का मतलब हमेशा डिवाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 30 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए हैं एज रिलेटिव, किसके रिलेटिव में, 100 नंबर के रिलेटिव में। तो 30 नंबर एज कंपेयर टू 100। तो रिलेटिव का मतलब होता है डिवाइड करना या कंपेयर करना, कंपेयर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट में RLVP बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब आएगा, वेपर प्रेशर लोअरिंग मतलब कब कम होता है बताओ। वेपर प्रेशर कम तब होता है जब हम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे पत्ता गोभी का मैंने एग्जांपल दिया था। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी एक लिक्विड के अंदर, जब एक लिक्विड है A, उसके अंदर B डाल दिया हमने, B जो कि है नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो निकालने का तरीका क्या होता है, जो प्रेशर, समझना मैं यहां लिखता हूं, जो प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है
उसमें से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को माइनस कर देते हैं और उसी का कंपैरिजन करते हैं प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड से, और वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। आपको डायरेक्टली ये फॉर्मुला याद रखना है बेटा। कुल मिला के मैं आपको समझाऊं तो मैं क्या समझा सकता हूं, देखो ये जो जिसको अभी मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा, ग्रीन से, ये ग्रीन से जिसको मैं हाईलाइट करूंगा इसी को आरएलवीपी बोलते हैं, आरएलवीपी, और ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। देखो ये है डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम हो गया है, जहां पर पीए नॉट का मतलब आपको पता है, पीए नॉट का क्या मतलब होता है, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझना, ये पीए नॉट का मतलब होता है प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी स्मॉल टी ये होता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये है प्योर, तो बेटा ये डिक्रीज इन प्रेशर है, देखो पीए नॉट माइनस पी ऑफ टोटल, ये पी टोटल है, तो ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। हमने क्या किया, यहां पे डिक्रीज निकाला और नीचे डिवाइड किया, तो ये कहलाता है ये पूरा, ये जो पूरा है, समझना, ये जो पूरा है ये कहलाता है आरएलवीपी, इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो बेटा ये होता है, ऐसी डेफिनेशन है, इसकी हम कुछ कर नहीं सकते। तो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर बस आपको चीजों का मतलब पता होना चाहिए। पीए नॉट का मतलब है प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीटी का मतलब है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर, और पीए नॉट का मतलब वही प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा खत्म होता है, प्लीज इसे नोट कीजिए। देखो बेटा ये समझना बहुत आसान है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, तो हमने कम कर दिया, हमने बोला कि जो हमारा प्योर प्रेशर है उसमें से टोटल माइनस कर दो, तो ये हो गया लोअरिंग, और रिलेटिव का मतलब है डिवाइड करना, फिर हमने इसको कंपेयर भी कर लिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया आरएलवीपी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। अब यार बच्चों अगला टॉपिक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है समझना, कि जब एक लिक्विड के अंदर, जैसे लिक्विड है, अब इस लिक्विड का टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर हम डाल देंगे नॉन वोलेटाइल, अगर इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं टीबी। टीबी मतलब जो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट है, अब जो बॉइलिंग पॉइंट अब बढ़ चुका है ना, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट अब है, पहले था टीबी नॉट, फॉर एग्जांपल पहले था 100 डिग्री, पहले 100 डिग्री था, अब बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है 110 डिग्री, पहले 100 डिग्री था, अब 110 हो गया। तो बेटा टीबी नॉट और टीबी दो वर्ड आपको समझने हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इनके बीच का जो गैप होगा, गैप, उसको बेटा डेल्टा टीबी कहते हैं, डेल्टा टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा चेंज टेम्परेचर टी और बी मतलब बॉइलिंग, डेल्टा टीबी। तो प्यारे बच्चों डेल्टा टीबी का मतलब होता है कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट मतलब इन दोनों को आपस में माइनस करना है, कितना चेंज है यहाँ पर बताओ, 10 डिग्री का चेंज है, 10 डिग्री का, ये 110 है, ये 100 है, तो डेल्टा टीबी का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, स्मॉल है मोलैलिटी, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा इसके बगल में एक कांस्टेंट होता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वो जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम डेल्टा टीबी कह रहे हैं, कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है, और के भी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है बेटा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम होता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये आपको होमवर्क में कमेंट करना है। तो ये बेटा हमने बॉइलिंग पॉइंट का कांसेप्ट पढ़ा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अच्छा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होता है सबको पता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वो सरफेस के ऊपर फैल जाता है, जिससे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अब इसके लिए ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को प्लीज याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन ग्राफ वाला भी आता है, इस ग्राफ में कौन सा पॉइंट क्या है ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम सॉल्वेंट कहते हैं, नीचे वाले को सॉल्यूशन कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम टीबी नॉट कहते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, और इस पॉइंट को हम टीबी कहते हैं, और इसके बीच के गैप को हम डेल्टा टीबी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा, इसमें इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, टीबी नॉट क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, ये सब इस ग्राफ से आपको याद करना है, एग्जाम में आजकल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे बताओ यहाँ पे टीबी कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ यहाँ टीबी क्या है, टीबी नॉट क्या है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसा सकता है बताओ इसमें टीबी नॉट कौन सा है, टीबी क्या है, ये बीच का गैप क्या है, डेल्टा टीबी है, तो प्लीज रेडी रहना। अब प्यारे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हमने क्या पढ़ा, अगला टॉपिक पहले पीछे हमने पढ़ा था, ये रहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट होना, बढ़ जाना। अब हम पढ़ रहे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कम होना, कम, डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ध्यान से समझना बहुत ध्यान से, कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड, तो इसका होगा टीएफ नॉट, टीएफ नॉट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज करो अगर पानी है, पानी, तो पानी के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे पत्ता गोभी मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पर, रियल में पत्ता गोभी नहीं डालते, तो क्या होगा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है टीएफ बन जाएगा। सपोज करो ये हो गया -8 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच में चेंज आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो डिप्रेशन मतलब कम होना, तो ये जो चेंज है इसको बोलते हैं हम डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ का मतलब क्या होता है अगर आप थोड़ा भी क्लियरली देख पा रहे हैं, तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ यानी कितना चेंज हुआ, और ये कितना चेंज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, वो डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। तो केएफ इनटू मोलैलिटी, जहां केएफ का मतलब होता है मोलल
डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसका नाम होता है प्यारे बच्चों। तो ये हमने पढ़ा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने की वजह से। अब प्यारे बच्चों ये ग्राफ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। देखिए इस ग्राफ में आप प्लीज याद रखना कि पहले होता है टीएफ, पहले बेटा टीएफ होता है, फिर बाद में होता है टीएफ नॉट, ठीक है, और इसके बीच का होता है डेल्टा टीएफ। तो प्लीज इस ग्राफ पे गौर फरमाना, इस ग्राफ को प्लीज अच्छे से देख लेना कि फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। सो प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हमारे पास ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ये ओस्मोसिस क्या होता है समझना ध्यान से। ओस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, क्या होता है समझा रहा हूं। देखो अगर हमारे पास यहां पर एक पर्दा है, इस पर्दे का नाम होता है बेटा एसपीएम, इसको एसपीएम बोलते हैं। ये जो पर्दा है, पर्दा इसका नाम होता है एसपीएम, जो मैंने नीला बनाया, नीला, ये नीला पर्दा है एसपीएम। एसपीएम का मतलब ये होता है देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोलते हैं इसको, एसपीएम। तो होता है क्या प्यारे बच्चों, मान लो यहां पर हमारा है सिर्फ पानी और यहां पर है हमारे पास सी वाटर। सी वाटर का मतलब क्या होता है कि यहां पर नमक है, नमक, नमक। तो बेटा ये भी डाइल्यूटेड है, ये पानी है, ये डाइल्यूटेड है, इसको डाइल्यूटेड बोलेंगे या इसको बोलेंगे लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन, यहां पर नमक है, नमक, तो इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन, इसको बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन। तो प्यारे बच्चों पता है क्या होता है समझना, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एसपीएम, ये जो एसपीएम मैंने यहां बनाया है, इस एसपीएम से ये जो H2O है, प्योर H2O, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड को बोलते हैं लो कंसंट्रेशन। ये प्योर H2O ना इस तरफ जा सकता है, इस तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, यानी डाइल्यूटेड से इस तरफ जा सकता है, जा सकता है अपने आप चला जाता है इस तरफ, प्योर पानी से, प्योर से नमक की तरफ चला जाता है अपने आप, इसी को ओस्मोसिस कहते हैं। तो ओस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, मतलब डाइल्यूट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, डाइल्यूट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी लो से, ये लो कंसंट्रेशन है, लो से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ, डाइल्यूटेड से हाई की तरफ जाना, इसको ओस्मोसिस कहते हैं। अच्छा ओस्मोसिस हमें कहां कहां दिखाई देता है, ओस्मोसिस हमें बहुत जगह दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर ये नमक वाला पानी है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट H2O, और आपने इसमें अंडा डाल दिया, अंडा, ये एग है, एग, अंडा। तो बेटा यहां पर सॉल्ट H2O का मतलब है ये बेटा कंसंट्रेटेड है, हाई कंसंट्रेटेड, हाई कंसंट्रेटेड। ये जो नमक वाला पानी है, ये समझना, ये जो नमक वाला पानी है ये हाई कंसंट्रेटेड है। तो होगा क्या बेटा, पानी जो है, पानी, अब समझो ये अंडा है, अंडे के अंदर प्योर H2O होगा, प्योर H2O, प्योर H2O, अंडे के अंदर पानी होता है बेटा। आप 90%, 90 क्या 100% चीजों के अंदर पानी होता है, सेब ले लो, संतरा ले लो, अनार ले लो, फ्रूट्स के अंदर, अंगूर, सबके अंदर पानी होता है, इवन इंसान के मीट के अंदर, जानवरों के मीट के अंदर, हर जगह पानी होता है बेटा, आपको बस पता नहीं था। तो अंडे के अंदर पानी होता है, आम के अंदर भी पानी होता है। तो फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं, ये देखो अंडे के अंदर पानी है, अभी जो अंडे के अंदर पानी है और बाहर है हाई कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, जो प्योर है, प्योर पानी, प्योर पानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस अंडे से प्योर पानी बाहर निकल जाएगा और ये अंडा ना छोटा हो जाएगा, अंडा बेटा श्रिंक हो जाएगा, अंडा हो जाएगा छोटा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक। तो ये ओस्मोसिस की वजह से। तो ओस्मोसिस हजारों जगह पे होता है, मैं आपको भी दिखाता हूं, देखो प्यारे बच्चों प्लीज यहां पे देखो, मैंने ये सारा लिख दिया है, पर आप बस पढ़ लेना घर पे। देखो एक्स को अगर देखो, जैसे अभी हमने कहा रखा था, हमने अंडे को रखा सॉल्ट वाले पानी में, याद है, अंडे को अगर सॉल्ट वाले पानी में रखेंगे तो एग श्रिंक हो जाएगा। रीजन क्या है, वाटर मूव्स आउट, पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड है मोर कंसंट्रेशन, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए पानी बाहर चला गया। तो ऐसे ही बेटा ये सारे एग्जांपल है ओस्मोसिस के। ये देखो ये है बेटा, ये है, आप देखो याद करो, आप लोगों ने किसमिस देखा होगा, ये रेजिन्स का मतलब किसमिस होता है, किसमिस जो है, किसमिस, किसमिस किसमिस या फिर ड्राई ग्रेप्स, जो किसमिस है बेटा वो स्वेल हो जाता है, स्वेल, फूल जाता है, फूल जाता है, उसमें पानी एंटर करता है, किसमिस को कभी भिगोया तो होगा, किसमिस फूल जाता है, ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस से पानी अंदर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है। तो पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहिए, याद रहेगा सबको। तो ये बेटा ये पूरे एग्जांपल्स हैं, आपके एनसीईआरटी में इतने सारे एग्जांपल तो नहीं है, पर मैं थोड़ी हायर क्लासेस की बुक्स पढ़ रखी है, तो मुझे एग्जांपल्स याद थे, तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना, वरना अंडे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बाकी इसके नोट्स आप सबको मिल जाएंगे। तो फाइनली प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि ओस्मोसिस किसे कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है कि ये ओस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। तो देखो अब इस बात को यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से। अब देखो सुनना, अगर पानी इस तरफ आ रहा है, पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, तो रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, रोकने के लिए मैं इधर से प्रेशर लगा सकता हूं, रोकने के लिए, समझना। अगर मुझे ओस्मोसिस रोकना है तो मैं इधर से प्रेशर लगा सकता हूं, उसी को बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ओस्मोटिक प्रेशर है प्यारे बच्चों, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो ओस्मोसिस को रोक दे, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ओस्मोसिस इन अपोजिट डायरेक्शन।
अपोजिट डायरेक्शन में हम कितना प्रेशर लगाए कि हमारा ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फटाफट इस डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने लिख दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लगा दे प्रेशर तो उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्यारे बच्चों, पाई, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, उसका फॉर्मूला होता है CRT। सी का मतलब यहां पर होता है मोलैरिटी, आर का मतलब होता है कांस्टेंट 8.314, इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और पाई का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात मैं आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था भी ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला टॉपिक। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक, नमक का भाप नहीं बनता, चीनी का भाप नहीं बनता। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नमक चीनी जैसी चीजों को डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। घटने का मतलब क्या है? घटने का मतलब यह है कि अगर इस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ होना चाहिए, बर्फ, इस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ होना चाहिए। अब ये बर्फ नहीं बन सकता, अब इसको जाना पड़ेगा -8 पर, यानी बर्फ बनने के लिए अब 0 डिग्री नहीं चाहिए, अब बर्फ बनने के लिए -8 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अब घट चुका है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, अगर मैं किसी पहाड़ी इलाके में गया और वहां पर मैं चाहता हूं कि रोड के ऊपर बर्फ ना बने 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे रोड के ऊपर बर्फ ना बने, तो मैं इस पे नमक छिड़क दूंगा। क्या छिड़क दूंगा? या फिर ऑलरेडी अगर बर्फ बन गया है तो मैं नमक छिड़क दूंगा। नमक छिड़कने से ये होगा कि 0 डिग्री पर हम बर्फ बना ही नहीं सकते, यानी अब 0 डिग्री पर यहां पर बर्फ नहीं बनेगा। तो नमक की हेल्प से हम बर्फ बनने से रोक सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ नहीं बनेगा। ये बात याद रखना कि नमक की हेल्प से रोड को साफ रखा जाता है, बर्फ से साफ। मान लो बर्फ जम गई तो नमक छिड़क देंगे। नमक छिड़कने से क्या होगा कि भाई, नमक छिड़कने से ये होगा कि अब उसको बर्फ बनने के लिए -8 डिग्री चाहिए। अब -8 डिग्री नहीं है तो बर्फ बन ही नहीं सकता। मान लो मैं पहाड़ी पर घूमने गया, पहाड़ पर घूमने जाओगे तो टेम्परेचर कितना होगा? सिंपल भाषा में बात करूं तो 2 डिग्री 3 डिग्री। हमने नमक छिड़क दिया है तो 2 डिग्री पर बर्फ ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री पर बर्फ नहीं बनेगा। बर्फ बनने के लिए और कम होना पड़ेगा टेम्परेचर, और -8 में घूमने जा कौन रहा है? ठीक है ना, समझो मेरी बात को। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि हम नमक का इस्तेमाल करते हैं इसलिए। और एक और होता है, सुन लो, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग, इसको एंटी फ्रीजिंग बोलते हैं बेटा, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये ना कार के अंदर डालते हैं, कार के अंदर, इसको कार के अंदर डालते हैं, कार के रेडिएटर में। क्यों डालते हैं कार के रेडिएटर में? ताकि कार के अंदर जो पानी है वो जम ना जाए। अगर हम ठंडे इलाके में घूमने गए अपनी गाड़ी लेके और कार के अंदर का पानी जम गया रेडिएटर का, तो गाड़ी खराब हो जाएगी। गाड़ी खराब हो जाएगी तो क्या फायदा है? इसलिए हम चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर का पानी जमे ना, गाड़ी के अंदर का पानी सॉलिड ना बन जाए। अगर हम पानी को जमाना नहीं चाहते हैं तो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे। हम चाहते हैं कि पानी जल्दी ना जमे, पानी जमे तो -20 पे जमे, पानी जमे तो -50 पे जमे, जल्दी ना जमे, तो हमें डालना पड़ेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालना पड़ेगा, जो कि है इथाइलिन ग्लाइकोल। चलो अपने टॉपिक पे लौटते हैं। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर कुछ खास बात, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि फॉर बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, पॉलीमर, ऑस्मोटिक मेथड इज प्रेफर्ड। जो हमने अभी ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बायोमोलिक्यूल्स के लिए, प्रोटीन के लिए, पॉलीमर्स के लिए। क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक वाला है, ऑस्मोटिक वाला कॉन्सेप्ट रूम टेम्परेचर पे काम करता है। देखो पाई इज इक्वल टू CRT है ना, तो उसमें पहला तो फायदा यह है कि रूम टेम्परेचर पर भी ये काम करता है। दूसरा फायदा यह है कि इसके अंदर मोलैरिटी यूज हुआ है, मोलैरिटी। ठीक है, पर मेन फायदा यह है कि ऑस्मोटिक वाले, ये जो ऑस्मोटिक वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी लगा सकते हो, तो ये बहुत फायदेमंद की चीज है। लेकिन फ्रीजिंग वाले के लिए आपको बहुत लो टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा, और बॉइलिंग वाले के लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, 100 डिग्री पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, समझना, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, देखो अभी मैं समझा रहा हूं चीज कि हमने अभी पढ़े चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे बेहतर इसको माना गया है। रीजन क्या है? रीजन, इसको हम रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। बॉइलिंग मतलब 100 डिग्री, फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री। तो ऑस्मोटिक वाले को रूम टेम्परेचर पे मेजरमेंट किया जा सकता है, इसलिए उसको प्रेफरेंस दी जाती है। प्यारे बच्चों, थैंक यू अर्ची फॉर सपोर्ट। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, मैं एक बात आपको क्लियर ही कर दे रहा हूं, छोटी सी बात है, कि जिसको ये लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, तो बेटा ये क्वेश्चन ही होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल वाला क्वेश्चन ही है, नमक वाला क्वेश्चन ही है। उससे पहले एजोट्रॉप, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के क्वेश्चन ही थे। जो मैंने वेपर प्रेशर पे न्यूमेरिकल करवाया, हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल कराया, वही न्यूमेरिकल, वही कॉन्सेप्ट। फील्स कंफर्टेबल, वो भी क्वेश्चन ही है। डिफाइन मोलरिटी, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको बेफिक्र रहना है। अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हमें सीखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्स्ट्रा टर्म क्या है प्यारे बच्चों, समझना, फिर तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, और न्यूमेरिकल करने 2-4 और। अब देखो प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या समझना है, एक्स्ट्रा टर्म्स। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे, ध्यान दो प्यारे बच्चों। आइसोटोनिक किसे कहते हैं, प्लीज इसको ध्यान देना है आपको। देखो आइसोटोनिक क्या होता है, मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर,
अगर दो सॉल्यूशन है, मान लो एक ये और एक ये, अगर इसका प्रेशर पाई और इसका प्रेशर पाई है, दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है? हमारे जो ब्लड का फ्लूइड है, और जो हम बाहर से फ्लूइड डालते हैं, आपको पता होगा कोई बेहोश हो जाता है, कोई अगर बेहोश हो जाता है तो अस्पताल में जाकर उसको पानी चढ़ाते हैं, लोग कहते हैं भाई पानी चढ़ रहा है, उसे बोलते हैं फ्लूइड चढ़ा रहे, फ्लूइड्स। तो बेटा हमारे ब्लड का फ्लूइड और जो बाहर से फ्लूइड चढ़ाया जाता है ना, वो आइसोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक। अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ तो क्या होगा? उस आदमी की जान तक जा सकती है ना? तो याद रखना बेटा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का होना। प्यारे बच्चों, दूसरा होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि भाई इस बार क्या होगा, इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये पाई 1 ज्यादा हो जाएगा पाई 2 से। जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और प्यारे बच्चों, अगर किसी का प्रेशर कम हो तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। जैसे इन दोनों में ये होगा हाइपर, ये हाइपर है, इस प्रकार से हो जाएगा हाइपो। तो हाइपर वाला ज्यादा प्रेशर वाला होता है और हाइपो वाला कम प्रेशर का होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको आरओ भी कहा जाता है। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। देखो लॉजिकली हम क्या जानते हैं, लॉजिकली ये जानते हैं, सुनना, लॉजिकली में ये जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर है ये इस तरफ जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। लेकिन अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, अगर हम इस तरफ ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से काम हो जाएगा उल्टा। अब पानी का फ्लो इस तरफ होगा। देखो ये है नेचुरल, ये बेटा नेचुरल है। नेचुरल क्या, नेचुरल कहता है कि जो फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर नमक वाले की तरफ जाएगा, दैट इज नेचुरल। लेकिन अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा, ज्यादा प्रेशर लगाने से काम उल्टा हो जाएगा, अब पानी यहां से यहां जाएगा। अच्छा, अगर अब यानी कि जब हमने प्रेशर ज्यादा लगाया, देखो प्रेशर यहां पर ज्यादा लगा दिया हमने, प्रेशर हमने ज्यादा लगा दिया है, तो समुद्र का पानी अब इस तरफ आ रहा है बेटा। अब समुद्र का पानी इस तरफ आएगा और नमक यहीं छूट जाएगा, नमक यहीं छूट जाएगा बेटा, नमक यहीं छूट जाएगा, बस समुद्र का पानी इस तरफ आ जाएगा। तो समुद्र के पानी को हम फ्रेश पानी में कन्वर्ट कर देंगे, मिला देंगे। समझ पा रहे मेरी बात को? तो बेटा इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जब हम प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई का मतलब क्या है यहां पर? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का मतलब है ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कि भैया इस तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, इस तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, और तुमने इस तरफ ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो आपने इस तरफ ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम, सॉल्वेंट मतलब प्योर H2O, H2O फ्लोज आउट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, समुद्र का जो पानी है, ये सॉल्यूशन है, इससे सॉल्वेंट का फ्लो आउट हो जाएगा, जो पानी है इस तरफ आ जाएगा। और ये कहां यूज होगा? यूज्ड इन वाटर डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन का मतलब है कि नमक से मुक्ति करवाना, नमक मुक्त, नमक मुक्त। यानी समुद्र के पानी को भी पीने लायक बना सकते हैं। कैसे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, इस तरफ ज्यादा प्रेशर लगाना है तो पानी इस तरफ भागेगा, और अगर हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटा। प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? सारा पानी उस तरफ भाग जाएगा, पीने लायक पानी भी नमक में मिल जाएगा। अगर हम प्रेशर ना लगाए तो पीने वाला पानी भी नमक में चला जाएगा। तो हमें इधर से प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का उल्टा करवाना। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक छोटी सी बात आप सबको बता रहा हूं, बिना संघर्ष, बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ ना मिला है ना मिलेगा, यही सच्चाई है। एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूं, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आज मैं इस सिचुएशन पे हूं कि मैं एक बड़ी गाड़ी खरीद लूं, या मैं एक बड़ा घर खरीद लूं, या मैं प्राइवेट जेट खरीद लूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, या मैं मतलब करोड़ों गाड़ी खरीद लूं, या कुछ भी खरीद लूं, इसका मतलब है कि मैंने उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क किया होगा। वेरी सिंपल थिंग, बिना हार्ड वर्क के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप पहुंच गए हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो आप गिर जाओगे। तो हार्ड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर मैं मान लो अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं, जब मैं कुछ भी नहीं था उस टाइम की बता रहा हूं, जब मेरे पास सही बताऊं तो हम लोग बिल्कुल जब जीरो पर थे, जीरो पर इन द सेंस कि खाने के भी पैसे नहीं थे। मैं खुद बहुत, मैं ये सब बताना नहीं चाहता हूं, फिर भी बता रहा हूं। तब उस टाइम ना मैं भाई मानोगे नहीं आप, मैंने 3 दिन बिना सोए पढ़ाया था, 3 दिन और 3 रात, बीच में 1-2 घंटे की गैप हो गई तो हो गई, क्योंकि मुझे रिजल्ट क्रिएट करना था। अगर मैं रिजल्ट नहीं क्रिएट करूंगा तो अगले साल मुझसे कोई पढ़ने नहीं आएगा। तो मैं दिन में पढ़ाता था, बीच में गैप मिल गया, आधे घंटे तो कुछ खा लिया, फिर रात को पढ़ा रहे, रात में 2-3 घंटे गैप मिल गया, बच्चों को गैप दे दिया, सोया नहीं 3 दिन। इतना मैंने मेहनत की अपनी लाइफ में। मेरा वेट पहले 78 किलो था जब मैंने ये सब पढ़ाना स्टार्ट किया था। एकदम से मेरा वेट पता 56 हो गया था, इतना ज्यादा ड्रॉप हो गया था, क्योंकि मैं सोता नहीं था, खाली मेहनत करता था, काम करता था। तो अगर आज मैं थोड़ा बहुत भी कुछ डिजर्व कर रहा हूं तो मैंने उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क किया गाइस। मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूं, डू हार्ड वर्क, डू मेहनत, आप जो चाहते हो वो मिलेगा। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मैं करीबन 2.5 घंटे से बोल रहा हूं, मैंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर अभी मेहनत करूंगा और इस मेहनत से, मेरी मेहनत से अगर 10 बच्चों की लाइफ में भी इंपैक्ट आता है, 10 बच्चों की लाइफ में भी इंपैक्ट आता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे वो 10 बच्चे को ही टारगेट करना है। मुझे पता है कि 100 में से मेरी बात अगर किसी एक बंदे तक पहुंच रही है और उसकी लाइफ में कुछ कामयाबी मिल रहा है, उसको उसकी लाइफ में कुछ भी सक्सेस मिल रहा है, दैट्स इनफ। मैं सबको तो टारगेट भी नहीं करता हूं। तो प्लीज, मैंने ये लेक्चर बहुत दिल से तैयार किया है। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें होगी।
पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क ही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है। अब यहां लिखा हुआ है देखो, आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 eggs आर रिमूव्ड। जो अंडे के ऊपर का वो होता है ना, सख्त सख्त, उसको हटा दिया है। 1 egg इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। अब एक अंडे को, इस अंडे को प्योर वाटर में रखा है, प्योर वाटर, ये प्योर है, तो सोचो क्या होगा, प्योर वाटर भागता है तो प्योर वाटर इसके अंदर चला जाएगा, और प्योर वाटर भाग के अंदर चला जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल। मैं बोलता हूं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, स्वेल। और दूसरे में रखा गया है सोडियम क्लोराइड में, नमक वाले में, नमक वाले में रखा गया, नमक प्लस पानी में, तो क्या होगा, अब अंडे का जो प्योर वाटर है, अंडे का पानी बाहर निकलेगा, अंडे का पानी बाहर निकलेगा, श्रिंक हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना। प्योर पानी भागता है तो यहां से प्योर पानी भाग के अंदर चला जाएगा, और फिर अगर यहां नमक है तो अंदर का प्योर पानी बाहर आ जाएगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक। और मैंने इसीलिए आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं कि एक बार आप इन एग्जांपल्स को देख के चले जाओगे ना, तो अगर उसने घुमा फिरा के भी क्वेश्चन दे दिया तो आप कर सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ब्लड सेल इन प्योर वाटर, स्वेल भी हो सकता है, बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। ब्लड सेल इन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, श्रिंक हो जाता है। तो सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा, आप नोट से पढ़िएगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं, यहां नीचे एक न्यूमेरिकल है, समझना। लिखा है फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ग्लूकोज फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट। हमें डेल्टा टीवी निकालना है, तो डेल्टा टीवी कैसे निकालोगे, देखो केवी इंटू में मोलरिटी, केवी की वैल्यू ये रही बेटा 0.52। मैं तो कहता हूं तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें पढ़ने के लिए फोन है, यूट्यूब है, घर वाले 500 600 1000 ट्यूशन फीस भी देते हैं। मेरे टाइम के मैं जितने लोगों को जानता हूं मेरे साथ के, हम सब लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे ताकि हम ट्यूशन फीस का जुगाड़ कर सके, या अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत, मैं क्या बोलूं भाई, तुम लोग खुश नसीब हो, तुम लाइफ बदल सकते हो मेहनत से। तो देखो केवी हो गया, मोलरिटी निकालना है बेटा, मोलरिटी। मोलरिटी कैसे निकालोगे बता रहा हूं मैं, देखो मोलरिटी निकालने के लिए आपको मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये मैं सिखा चुका हूं। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और ये ग्राम में होगा सॉल्वेंट का मास, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा देख लो, बोला फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, यहां से आप मोल्स निकाल लोगे। मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास एग्जाम में दिया होगा 180 होता है, फिर यहां डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टीवी। क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी क्या होता है बेटा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो हम बोलेंगे देखो 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है, प्लस इंक्रीज हुआ है इतना, डेल्टा टीवी। तो बस डेल्टा टीवी लिख देंगे और यही हमारा आंसर है कि कितना, 100 डिग्री तो होता है पानी का, और कितना इंक्रीज हो गया है। तो हमारा आंसर मान लो 101 डिग्री आ गया, 101 डिग्री सेल्सियस, कि भैया ग्लूकोज डालने से 1 डिग्री बढ़ गया है, डेल्टा टीवी 1 आ गया तो 1 डिग्री बढ़ गया। तो भाई ये प्लीज आप सॉल्व करना, हार्ड वर्क आपको ही करना है, मैं कैलकुलेशन करना चाहूं तो कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीखूंगा फिर मैं ही, और मैं कितना सीखूं समझ नहीं आता मुझे। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, फिर हमें क्वेश्चन करना है। लास्ट टॉपिक बेटा एबनॉर्मल मोलर मास। ये एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है बेटा, कि जैसे हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे डेल्टा टीवी, केवी इंटू मोलरिटी, तो इस फॉर्मूले से हम ना मोलर मास निकालेंगे, चाहे जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन फॉर्मूले से हम जब मोलर मास निकालते हैं, जब हम मोलर मास निकालते हैं इन फॉर्मूले से, तो मोलर मास गलत आता है। गलत क्यों आता है, क्या ये फॉर्मूला गलत है, हाँ फॉर्मूला गलत है। जब हम इन फॉर्मूले से मोलर मास निकालते हैं ना, तो हमारा मास गलत आता है, आंसर गलत आता है। क्यों गलत आता है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, इसलिए गलत आता है क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं समझाता हूं होता क्या है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। मैं समझा रहा हूं, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, समझना। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इन फॉर्मूले की हेल्प से कोई कैलकुलेशन करते हैं और मोलर मास निकालते हैं, तो वो गलत आंसर आता है। गलत आंसर क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीजन समझते हैं। रीजन ये है कि जैसे हमने कहा NaCl, तो हमें लगता है कि NaCl एक पार्टिकल है, NaCl इकट्ठा है, हमें लगता है, लेकिन पानी में जाने के बाद, जब ये पानी में जाएगा तो Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। पानी में जाने के बाद NaCl अलग हो जाएगा, तो एक और एक ये हो जाएंगे 2 पार्टिकल। क्या हो जाएंगे, 2 पार्टिकल। तो हम NaCl को, नमक को 1 पार्टिकल मानते थे, पर हकीकत में वो 2 पार्टिकल है। तो होता क्या प्यारे बच्चों, लोगों को पहले ये बात पता नहीं थी, तो लोगों ने जब ये फॉर्मूला बनाया तो लोगों ने इतना सोचा नहीं था। तो हो क्या रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अब इस फॉर्मूले को बनाया गया था कि NaCl 1 पार्टिकल है, तो ये जो फॉर्मूला है वो किस हिसाब से बना है कि भाई नमक 1 पार्टिकल है, बट रियल में नमक 2 पार्टिकल है। अगर 2 पार्टिकल है तो हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब आंसर हमारा सही आएगा, अब आंसर हमारा सही आएगा। यानी आंसर सही क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। और जब हमारा पानी में जाने के बाद अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ही बदल जा रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि देखो व्हेन सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट, यानी जब सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, जब सॉल्यूट पार्टिकल जुड़ जाए, हमने डाले 4 पार्टिकल, जुड़ के हो गए 1 पार्टिकल, तो पार्टिकल चेंज हो गया। तो जब सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट जुड़ता है या टूटता है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल मोलर मास। वो इक्वल नहीं होता बेटा, नॉट इक्वल लिखा है। तो जब हमारे पार्टिकल जो है टूट जाए या पार्टिकल आपस में जुड़ जाए,
तो नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज होने से दिक्कत आएगी। अच्छा, अगर डिसोसिएशन हो गया तो मोर पार्टिकल, अगर टूट जाएगा तो ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे, अगर ज्यादा पार्टिकल हो गए तो लोअर कैलकुलेटेड मोलर मास, हमें वैल्यू कम मिलता है। अच्छा, अगर जुड़ जाए पार्टिकल तो कम पार्टिकल्स हो जाएंगे, पार्टिकल आपस में जुड़ गए, हमने 4 पार्टिकल भेजा, हमने ए भेजा, बी भेजा, सी भेजा, डी भेजा, ये पानी में जाके जुड़ गए, ए बी सी डी, ये एक हो गए। तो अगर पार्टिकल जुड़ जाएंगे तो फीवर पार्टिकल, हाई कैलकुलेटेड मोलर मास, यहां पर वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, रियल वैल्यू नहीं आएगी टूटने और जुड़ने की वजह से। तो इसका इलाज क्या है? तो बेटा इसका इलाज होता है वेंट ऑफ फैक्टर, इसका इलाज होता है बेटा वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अभी इन सब पे ध्यान मत देना जो लिखा हुआ है, मैं तो कहता हूं इस डेफिनेशन पे भी ध्यान मत दो, बस ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। ये होता है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, ये सब बेकार चीजें, ये बस रटने वाली चीजें, रियल में पढ़ाता हूं। एक वेंट ऑफ फैक्टर बना आई, यहां से आपको रियल पढ़ना है। बोला गया देखो जो तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला है उसमें आई लगा देना, तुम्हारे सारे आंसर सही आएंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है ना करेक्शन है, करेक्शन फैक्टर है ये। तो डेल्टा टी अगर एफ निकालना है तो के भी आएगा, डेल्टा टी हो जाएगा के एफ इंटू मोलरिटी इंटू आई, और क्या है पाई, पाई इज इक्वल टू सी आर टी इंटू में आई, और एक था पी ए नॉट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में पी ए नॉट एक्स बी इंटू में आई। तो हम आई से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, बस आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर सही हो जाएंगे, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर सारे सही हो जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहां पर एक बात समझना है कि ये आई हम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे और कब निकालेंगे। देखो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, मैं समझाता हूं। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन किया, तो इस क्वेश्चन में हमने आई से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, अगर आपको दिख रहा हो तो आई से हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एसोसिएशन लिखा है, ना डिसोसिएशन लिखा है, और ना हमें पता लग रहा है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं आई से मल्टीप्लाई तभी करना जब क्वेश्चन में एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात करे या फील आए कि टूट सकता है। वो कैसे होगा मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं। देखो, लेट मी शो यू अ क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ है, समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है MgSO4। MgSO4 का मतलब है कि Mg प्लस 2 SO4 माइनस 2, तो हमें पता है कि ये टूट सकता है। अच्छा, इसके अलावा छोड़ो, क्वेश्चन में लिखा है आयोनाइजेशन, लिखा है कंप्लीट आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब टूटना, आयन में बनना। तो क्वेश्चन में जब दिया होता है ना तभी आई का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आई का इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जाता। अच्छा, यानी आई का इस्तेमाल समझ गए हम, हर जगह नहीं होता। जब क्वेश्चन में एसोसिएशन लिखा हो, डिसोसिएशन लिखा हो, या हमें पता हो कि टूट सकता है, जैसे NaCl टूट सकता है, KCl टूट सकता है, NaOH टूट सकता है, तब हम आई का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लेकिन ये आई को निकाला कैसे जाता है तो वो हम सीखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आई निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है डिसोसिएशन, और दूसरा होता है बेटा एसोसिएशन। और आपको मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। डिसोसिएशन में क्या होता है, सपोज करो टूटेगा, जैसे NaCl है, NaCl नमक, तो टूट जाएगा Na प्लस एंड Cl माइनस में। पहले एक अल्फा सीख लेते हैं। अल्फा क्या होता है बेटा? अल्फा होता है परसेंटेज अपॉन में 100। अल्फा होता है परसेंटेज अपॉन में 100, ये काम आएगा। अल्फा का मतलब मैं बता दूं क्या होता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और अल्फा का एक और मतलब होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बेटा अल्फा आपको रखना है, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब प्यारे बच्चों, जब हमारा डिसोसिएशन होगा, जब हमारा डिसोसिएशन होगा प्यारे बच्चों, तो डिसोसिएशन के केस में हम क्या करेंगे, प्लीज ध्यान देना। डिसोसिएशन के केस में हम क्या करेंगे, आई का फॉर्मूला होगा हमारा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि 100 मान लो मैं लिखता हूं कि कुछ भी लिख देते, चलो 50% डिसोसिएशन। क्वेश्चन दिया है कि जो हमारा नमक है 50% टूटा है। अगर 50% टूटा तो आई कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू 1 प्लस n। n हो गया 2 बेटा, एक पार्टिकल ये दूसरा पार्टिकल, तो n की वैल्यू 2 माइनस 1। देखो आई का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब यहां पर अल्फा लिखना है मुझे, तो अल्फा निकालने का मैंने तरीका बताया आपको। अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं? परसेंट अपॉन में 100। तो देख लो परसेंट कितना है, 50, तो ऊपर लिखेंगे 50 अपॉन में 100, तो आंसर आ गया 1/2। तो बेटा यहां पर हम 1/2 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। आई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1/2, तो 3/2 आ गया बेटा। 3/2 मतलब 1.5। तो अभी देखो हमने आई निकाल लिया। आई कितना आसान है आई निकालना, और इस आई को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले में तो हमारा आंसर सही आएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मान लो एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन के लिए आई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। मान लो क्वेश्चन दिया मैंने कि ए और बी को हमने डाला और ये ए भी बन गया, ये डाइमर हो गया। डाइमर मतलब ये दो जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, डाइमर एसोसिएट हो गए। और हमने बोला कि चलो भाई 100% हुआ है, ये काम 100% हुआ है, तो आई कैसे निकालोगे? 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n मतलब 1/2 माइनस 1 अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा होता है परसेंट, कितना परसेंट है? 100% अपॉन में 100, 100/100 1 आ गया, तो आंसर यहां से आएगा 1/2। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा परसेंट अपॉन में 100 अल्फा होता है, परसेंट अपॉन में 100 अल्फा होता है। इजीली आप निकाल सकते हो आई। अब मैं आपको एक गजब की बात बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन की हेल्प से। देखो, और भी मैं आपको 15-20 क्वेश्चन बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए, कहां से करना है।
अभी मैं बता दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। तो हमें डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा, जो कि होगा केबी इंटू मोलरिटी इंटू में आई। आई क्यों बेटा? क्योंकि ये MgSO4 है और लिखा है कंप्लीट आयोनाइजेशन। कंप्लीट का मतलब है 100% बेटा। तो यहां से हम अल्फा पहले निकाल लेते हैं। अल्फा क्या होगा? 100% अपॉन में 100, 1 आ गया। तो बोला कंप्लीट। तो कुल मिला के देखो कुछ नहीं करना, अब तो क्वेश्चन आसान है। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी इंटू में आई। और आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो आई निकाल लो। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ये 1 प्लस n माइनस 1 क्यों? क्योंकि ये टूटने वाला केस है। n की वैल्यू क्या होगा? देखो Mg प्लस SO4, दो पार्टिकल है Mg और SO4। बेटा Mg एक साथ होता है और SO4 एक साथ होता है। तो Mg और SO4 कितने पार्टिकल है? दो पार्टिकल। तो ये 2 माइनस 1 इंटू में अल्फा 1 है। तो आई की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अच्छा, अगर आई की वैल्यू 2 आ गई तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा केवी की वैल्यू दी हुई है, देखो 0.52 केवी। केवी की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें मोलैलिटी निकालना है और मोलैलिटी निकालना सबको आता है। तो यहां से हमारा निकल जाएगा बेटा डेल्टा टीवी। मान लो मैं कहता हूं इन सबको आपने सॉल्व किया, इस सबको सॉल्व करके डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई मान लो 5 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा बताओ? तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा देखो 100 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, प्लस आपने 5 डिग्री से बढ़ा दिया तो आपका हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन को करना। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो आप मोलैलिटी निकालोगे। मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है 100 ग्राम वाटर। तो यहां से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, आपका मोलैलिटी निकलेगा। इसलिए मोलैलिटी निकालना मैंने पहले सिखा दिया आपको। तो ये हमने किया बेटा वेंट ऑफ फैक्टर, यानी कि अब कुछ भी नहीं करना है, हमें आई निकालना आ गया। जब भी एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस होगा हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। और फिर हमने ये सारा चीज पढ़ लिया। एब्नॉर्मल मास। अब सुनो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। नॉर्मल बाई एब्नॉर्मल, ऑब्जर्व्ड बाई कैलकुलेटिव। अब यहां पर एक खास बात, आई की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी आएगी तो डिसोसिएशन हुआ है, और आई की वैल्यू सुन लो, आई की वैल्यू कभी 1 से बड़ी आए तो डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू कभी 1 से छोटा है तो एसोसिएशन। उसके पीछे एग्जांपल क्या है? ये रहा। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1.5 आई थी जो 1 से बड़ा है, और एसोसिएशन में वो 0.5 आया है जो कि 1 से छोटा है। और इस चैप्टर में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रह गया है, जितना मुझे याद आ रहा है। सारे ग्राफ करा दिए, सारी थ्योरी करा दी, वेंट ऑफ फैक्टर करवा दिया, वेंट ऑफ फैक्टर पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दिए। वेंट ऑफ फैक्टर कब लगाना है? जब एसोसिएशन डिसोसिएशन हो, आइडियल नॉन आइडियल, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ के सारे केसेस, उनके ग्राफ करा दिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करवा दिया। प्यारे बच्चों थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा खराब है, बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो कब चाहिए तुम्हें? आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए? तुम बस कमेंट करो, ज़्यादा नहीं, मुझे 200 कमेंट मिल जाएगी सर मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है आपसे, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो डाल दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, हाइप, लाइक और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा। प्लीज़, लव यू ऑल, टेक केयर, खूब भला हो आपका।